हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं धर्मेंद्र आप सभी का अनंत एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं सेशन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, वो सेशन है यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम अभी हुए थे 17 और 18 फरवरी को। उन सभी में जो 4 शिफ्ट हुई थी, उन चारों शिफ्ट के अंदर जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और वो सॉल्यूशन मैं आपसे कहूंगा कि बहुत स्मार्ट सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। लेकिन आपको ये जज करना है कि अगर आपने पहले पेपर दिया था, और आप लोगों को पता है पेपर री एग्जाम होने वाला है, लेकिन अगर पहले आपने दोस्तों पेपर दिया था और आपको ये था कि मैथ्स में कहां कहां दिक्कत थी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आप उन गलतियों को सुधार कर आप री एग्जाम में वापस से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमको 6 महीने का समय मिला है, यानी 6 महीने के भीतर भीतर एग्जाम कराया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। अगर हम दोबारा से मेहनत करें तो हम डेफिनेटली मैथ्स के क्वेश्चनों को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों, स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस पूरे सेशन में, जिसमें आपको चारों चारों जो हमारे पास शिफ्ट है, उन चारों शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको कंप्लीट मिलेगा, वो भी स्मार्ट तरीके से। तो आप इस पूरे सेशन को देखिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स का कंप्लीट कोर्स, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या एसआई, इनके लिए अगर आप पूरा मैथ्स का रिकॉर्डेड कोर्स चाहते हैं, तो मैथ्स का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स हमारी ऐप अनंत एजुकेशन पे अवेलेबल है। इसके अलावा मैंने कई सारे लेक्चर रिकॉर्ड करके भी डाल रखे हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, चैनल पे काफी सारे रिकॉर्डेड लेक्चर डाल रखे हैं, और समय के साथ मैं और लेक्चर्स भी डालता रहूंगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का या एसआई का अगर पूरा सिलेबस लेना चाहते हैं, क्योंकि दोनों में लगभग मैथ्स का सिलेबस सेम है, और मैं कहूं मैथ्स तो मैथ्स होती है, ठीक है, तो कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा आपको, बाइलैंग्वेज मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है, 10th टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको, ई नोट्स मिलेंगे। मात्र 499 रुपए में पूरा कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है। ठीक है, स्मार्ट तरीके से। और मैं कहूंगा कि ये वाला जो सिलेबस है ना दोस्तों, आप अदर एग्जाम्स में भी काम में ले सकते हैं। तो इस क्लास को कंटिन्यू करूंगा मैं, जिसमें मैं 17 और 18 की दोनों मतलब दोनों दिन की 4 शिफ्ट थी, उन चारों शिफ्ट का स्मार्ट सॉल्यूशन मैं आपको इसमें कराऊंगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन और देखते हैं सॉल्यूशन। तो 17 तारीख को जो पहली शिफ्ट थी, उसमें क्वेश्चंस जो पूछे गए थे बच्चों, उन क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि दोस्तों क्वेश्चन जो हमारे पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, वो कैसे पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या कह रहा है, जब एक संख्या को 119 से विभाजित करते हैं, यानी एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर शेषफल 19 बचता है। किससे डिवाइड किया? 119 से डिवाइड किया, शेषफल क्या बचा? 19 बचा। और मुझे कह रहा है कि यदि इस तरह से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या बचेगा। जब हम शेषफल का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो हम ये बेसिक फंडामेंटल में सीखते हैं कि ये वाला जो नंबर है बच्चों, पहला वाला 119 जो है बेटा, वो 17 का मल्टीपल होगा, 100% होगा। तो अगर ये इसका मल्टीपल होगा तो सीधा आप शेषफल में भाग लगाइए। तो 19 में आप 17 का भाग लगाएंगे बच्चों, तो आप देखेंगे शेषफल कितना बचेगा। हमें शेषफल ही निकालना है, तो यहां पर क्या बचेगा बच्चों? 2 शेष बचेगा, और यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। सिर्फ हमें शेषफल निकालना है, भागफल 1 बचेगा, लेकिन भागफल से मतलब नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारे पूछा गया एग्जाम के अंदर। पूछ रहा है सिंप्लीफाई दिस, मुझसे बोल रहा है, यानी यहां x का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहां पर आपके पास 17.28, ठीक है, डिवाइडेड बाय x लिखा हुआ है, बटे में हमारे पास क्या है? 3.6 गुणा 0.2 बराबर 2। ये चीज नोट करने वाली ये है कि यहां दोनों में पॉइंट 2 बार है, ऊपर भी 2 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हट जाएगा। और मुझे x का मान निकालना, तो देखो x बटे में आ गया, तो x को बटे में आ गया, तो इसको आप यहां पे से उधर भी भेज सकते हो। जी हाँ, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा सिंपल वे में? 1728 डिवाइडेड बाय 36 गुणा 2 गुणा 2। जी हाँ, सॉल्व करिए। 36 गुणा 4 144, तो अब देखो 12 का क्यूब, 12 का स्क्वायर, तो सिर्फ क्या बचेगा? 12। सॉल्व करने के बाद बचेगा 12। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आया बेटा? सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर आया 12, और बहुत ही सरल क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। और मैं कहूंगा कि पिछले पैटर्न के आधार पर ही बच्चों क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस सरल है, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। और जब आपका री एग्जाम होगा तो डेफिनेटली मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर इन क्वेश्चंस को देखें और दोस्तों तक शेयर करें, जिससे उनको भी फायदा हो इस पे। ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। पिछली बार भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो यहां पर हमें सॉल्यूशन करना है। और आप देखो इकाई अंक के आधार पर भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं इन दोनों का समय, और उसमें से घटाना है आपको, तो आप देखो यहां पर पॉइंट के बाद समझना, यहां पर 618 है पॉइंट के बाद, ठीक है। अब यहां से दोनों वैल्यू उधर जाएंगी, घटेंगी, तो 312 भी जाएगा, ठीक है, जो प्लस का किसके साथ? 190 के साथ। देखो यहाँ पॉइंट पे 2 अंक थे ना, तो 3 अंक बनाइए इसको आप। 3 अंक बनाएंगे तो क्या होगा? 190 हमारे पास हो जाएगा। ये होगा जोड़ने पर 2, 10 का 0, कैरी 1, 402 हमारे पास हो गया बच्चों। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 402
402 नहीं, 502 हमारे पास हो गया। ठीक है, तो 502 अगर हमारे पास ये आ रहा है, यानी पॉइंट के बाद का पोर्शन देख रहा हूं, तो 618 में से अगर 502 घटा भी दूंगा तो बेटा क्या बचेगा, ये बचेगा 116। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा पॉइंटों में 116, यानी ऑप्शन ए हो सकता है और डी हो सकता है, यानी बी और सी इसका आंसर नहीं होगा। लेकिन अब आगे की प्रक्रिया देखनी पड़ेगी। तो मुझे ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया कैसे किया। अब आगे देखिएगा, यहां पर देखो 72 है, यानी सिर्फ इकाई देख लो, क्योंकि हासिल तो कुछ आ नहीं रहा है उसके अंदर, हासिल कुछ जा भी नहीं रहा। तो 2 और 8 10 का 0, और यहां पर 8 है, तो 8 में से 0 घटाएंगे तो बेटा क्या आएगा, डी वाला इसका आंसर होगा, नहीं ए वाला इसका आंसर नहीं होगा। बाकी आप चाहें तो पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं, बट इकाइयों को देखकर भी हम आंसर निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ गया बच्चों, डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 13 है। चलो, दो संख्या 13:9 के अनुपात में है और उनका HCF यानी मैथसेप है जो है 13 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एक छोटी सी बात आपने पढ़ी है, क्या पढ़ी है, मैंने कई बार पढ़ाई है। अनुपात जब भी कट के आते हैं तो हमेशा HCF से कट के आते हैं। किससे, HCF से, यानी 13 से कट के आया है। तो बड़ी संख्या क्या होगी बेटा, बड़ी संख्या हो जाएगी, यहां पर आप अनुपात में देखो बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे सर अनुपात में जो है बड़ा नंबर क्या है बच्चों, यहाँ है 13, और HCF कितना है 13, तो 13 गुणा 13 169 हो गया। ये बड़ी संख्या। छोटी संख्या पूछे तो 9 गुणा 13 यानी 13 नाम 117 होता है, वो भी ऑप्शन में है, पर आंसर क्या है, बी। बड़ी संख्या मुझसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, ये बोला रोहन और सोहम के वेतन का अनुपात, वेतन 2:3 के अनुपात में। ये बच्चों 2:3 आपको बोला गया है। आगे कह रहा है यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 रुपए की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है, मुझसे कह रहा है। क्या कह रहा है बच्चों, बहुत ही आसान है, देखिए जरा। पहले अनुपात क्या था, 2:3 था, बाद में अनुपात क्या हो रहा है, 40:57। यानी इस बार क्वेश्चनों का थोड़ा लेवल मैं कहूंगा अच्छा है, पिछली बार की तुलना में जो 2018-19 में पूछे गए उनसे थोड़ा अच्छा लेवल इस बार दोस्तों पूछा गया है। तो जरा देखो, यहाँ 2-3 है और यहाँ पर क्या है 40:57 है। तो देखो जब भी समान वृद्धि करनी हो, एक तो क्रॉस मेथड से कर सकते हो और एक समान डिफरेंस से कर सकते हो। तो समान डिफरेंस से कर लीजिए, दोनों में 2000 रुपए की वृद्धि करिए, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर अंतर 1 है, यहां पर अंतर 17 है, तो इसको एक काम करो 17 से गुणा करो, 17 दूनी 34, 17 तीन 51। कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका अनुपात अभी भी वही है। ठीक है, और इसको मत गुणा करो क्योंकि इसका अंतर ऑलरेडी 40 और 57 का अंतर कितना है, 17 है। तो एक चीज नोट करेंगे आप, अब क्या कि सर 34 से 40 पर आए तो कितना बढ़ाया, 6 बढ़ाया, और 51 से 57 पर आया तब भी क्या बढ़ाया, 6 बढ़ाया, आया ना। तो देखो अनुपात के हिसाब से देखेंगे तो रोहन अगर 34 उसकी आय है, रोहन का वेतन कितना है बेटा, 34 है, और सोहम की बात करें उसका वेतन क्या है बेटा, 51 है। और अब देखोगे दोनों में 6 की वृद्धि हुई तो कितना हुआ, 40:57 हो गया। लेकिन यहां पर 6 का मान किसके बराबर है, 2000 के बराबर है। तो 6 यूनिट जो है बच्चों वो 2000 रुपए के बराबर है। और मुझसे कह रहा है सोहम का वर्तमान इनकम क्या है, तो सोहम का वर्तमान कितना, 51 माना है आपने, तो आपको 51 इसको ही लेना है, आपको इस वाले को नहीं लेना है। तो 51 यूनिट का मान क्या होगा बच्चों, तो 2000/51 गुणा 6, ये आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको काटते हैं, पीटते हैं। देखो 3 से काटा, अगर हम देखें मैंने गलत लिख दिया, शायद शायद नहीं, गलत ही लिखा है, 6 का डिवाइड जाएगा क्योंकि 6 का मान है ना, गुणा 51 का मान निकालना है इसलिए। तो 3 से काटा 17 बार, 3 से काटा 2 बार, 2 से काटा 1000, तो आप देख सकते हैं कि जो इनकम आई है वो 17,000 आई है। तो यानी मुझसे किसका पूछा, सोहम का पूछा है उसने। तो सोहम का वर्तमान वेतन वेतन कितना है बेटा, 17,000। यानी पांचों क्वेश्चन में क्या है मेरे बच्चों, ए इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। क्या कह रहा है कि किसी स्कूल में 20% छात्र जो है बेटा वो 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। यहां पर एक सेंटेंस पढ़िए ढंग से एक बार। यहां पर हम कहें कि 10 वर्ष से कम कितना है, 20% है, तो इसका मतलब बाकी जो बचेंगे 80%, यानी 10 के बराबर और 10 से ऊपर क्या है, 80% है। अब यहां पर अब देखिए 80% का मान कैसे रिलेट किए। देखो यहां पर 20% कौन है, जिनकी आयु 10 वर्ष से कम के हैं। जो जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है वो हमारे पास केवल 20% है। तो जिनकी आयु 10% और जिनकी आयु 20 वर्ष, जिनकी आयु 10 वर्ष और 10 से अधिक है वो हमारे पास 80% होंगे। और अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या, तो 10 वर्ष
10 वर्ष के छात्रों की संख्या कितनी है बेटा? आपको 48 दे रखी है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या का, जो कि 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, का 2/3 किसकी है? 10 वर्ष से अधिक। तो 10 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष के छात्रों की, 10 वर्ष से अधिक आयु वाले कितनी है बेटा? 48 का 2/3 आपको बोला है। और 2/3 का मतलब देखोगे तो 32 आएगा। 16 बार कट गया, 16 दूनी 32 हमारे पास हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये मान जो है ना 80% के बराबर, तो देखोगे 80% के बराबर कितना हुआ? आप देखोगे 80% के बराबर यहां पर 80 ही दिखा हुआ है। कैसे 80 आया? देखो 48 ही 32 टोटल में 80 छात्र हुए। तो मुझसे पूछा कुल की संख्या, यानी 100% का मान मुझसे पूछा गया पेपर में। तो 80% का मान जब 80 है तो बच्चों 100% का मान 100 ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर क्या आया मेरे बच्चों? सी इसका सही जवाब है। चलिए 7वें की बात करते हैं। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर उस व्यक्ति को 10% की हानि होती है। एक क्वेश्चन जाने कितनी बार एसएससी ने पहले काफी बार पूछा है। इस क्वेश्चन को अगर आप एक्स वगैरह मानकर करते हो तो थोड़ा समय लग सकता है, आंसर सही आएगा। और बोल रहा है मूल कीमत पर लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। मतलब हमको तो क्वेश्चन भी एक तरह से मैं कहूं तो रटा हुआ है। इसका आंसर 35% होता है, रटा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पहले पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन में देखो आपको करना क्या है, आप एक्स मान के करिए, आप 100 मान के करिए, आंसर आएगा। लेकिन मैं इस पे हमेशा एक बात बोलता हूं कि आप ऐसा नंबर मानिए। देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचा जाता है, तो कीमत जो है वो मुझे नहीं पता, लेकिन निश्चित कीमत है, उस पर बेचा। उस वस्तु के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि हो रही है। तो उस वस्तु उस कीमत के 2/3 पर बेचा, यानी पहले जिस पर बेचा उसके 2/3 में बेचूंगा, तो मुझे 10% की क्या हो रही है मेरे बच्चों? हानि हो रही है। तो आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक कीमत माननी है। माना सेलिंग प्राइस। अब ऐसा सेलिंग प्राइस मानना है जिसका 2/3 भी कर सको। एक बात समझना मेरी बात, ऐसा सेलिंग प्राइस मानो जिसका 2/3 कर सको। तो आपके दिमाग में सर 3 ही मान लेते हैं, लेकिन बाद में वो 90% के बराबर भी हो, तो इसका मतलब 90% की फॉर्म में भी हो और 3 की फॉर्म में भी हो। तो 3 और 90 को मिलाकर आप 270 मान सकते हो। क्या मान सकते हो? 270। तो माना सेलिंग प्राइस 270। ये समझ आया कैसे माना? 90%, क्योंकि 10% की हानि है तो विक्रय मूल्य 90% होगा, और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो 90 और 3 को मिलाकर 270 मान लीजिए आप। तो विक्रय मूल्य माना 270 रुपए। तो आपने पहले क्या किया? 2/3 पर बेचा। अगर 2/3 में बेचे तो सेलिंग प्राइस 270 का 2/3 निकालोगे तो बेटा कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 90 दूनी 180। तो आप देख सकते हैं कि 2/3 में सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों? 180 रुपए यहां पर होगा। और 180 में जब बेचा तो मुझे 10% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब यह है कि सीपी क्या होना चाहिए? तो देखो 180 में बेचा, 10% का लॉस, यानी ये 90% के बराबर है। अगर 180 में बेच रहा हूं, 10% का मुझे लॉस हो रहा है, तो 90% के बराबर होगा। तो यहां पर सीपी का मान कितना होगा बेटा? 200 रुपए। 90 दूनी 180, 200 रुपए। इसका मतलब यह कि पहले मैं कितने में बेच रहा? 270 में। मेरा कॉस्ट कितना निकल के आया? 200 रुपए। तो इस क्वेश्चन से एक आइडिया लगता है कि कॉस्ट क्या है। अब पूछ क्या रहा है? मूल कीमत में पर बेचने पर लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रॉफिट पूछ रहा है, बताओ प्रॉफिट कितना होगा? तो देखो यहां पर 180 और 200 के बीच में अंतर कितना है? सॉरी 270 और 200 के बीच में अंतर कितना है? 70 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इस पर कॉस्ट कितना है? 200। तो कॉस्ट जो है उस पर हमेशा प्रॉफिट होगा। देखो 70 200 पर गुणा 100 करोगे तो 35% का लाभ होगा। ये 2 जीरो कट चुकी है, 70/2 यानी 35, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आएगा मेरे बच्चों? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 क्या कह रहा है? एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 4,460 रुपए हो जाती है और 6 वर्ष बाद 6,690 हो जाती है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है ना, हमने बहुत बार अलग अलग कहूं एग्जाम में देखा है। ठीक है, वो जो हम पढ़ाते हैं वो होता है, अगर हम बात करें वो क्वेश्चन जो होता है वो लगभग सिमिलर के लिए क्या बोल रहा है कि अनुमानित राशि ज्ञात कीजिए। हम जो पढ़ाते हैं वो कुछ ऐसा होता है कि कोई राशि 3 वर्ष बाद 6,690 और नहीं 3 वर्ष बाद 6,690 और 6 वर्ष बाद 10,035 रुपए हो जाती है, तो ऐसा पढ़ाते हैं। पर यहाँ पर आपको 4,460 और 6,690 आपको दे दिया गया। तो इस क्वेश्चन को जरा समझना, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना बच्चों, दुगना समय, देखो 3 वर्ष यहां दे रखा है और दुगना समय चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हो, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हो, और देखो 3 वर्ष और 6 वर्ष यानी दुगना समय दे रखा हो, और आपसे क्या पूछे? अनुमानित धनराशि यानी प्रिंसिपल पूछे आपसे। तो आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं है, छोटी वाली वैल्यू जो है बेटा कितनी? 4460,
इसका तो स्क्वायर करो और डिवाइडेड बाय बड़ी वाली राशि कितनी है 6690, इसका भाग लगा दो। बस यही करना होता है और अलावा कुछ नहीं करना होता आपको। ठीक है, क्यों होता है मैं बता दूंगा आपको भी। बट आपको जब भी ऐसा दुगना समय दिया जाए और प्रिंसिपल पूछे तो छोटे वाले अमाउंट का, क्योंकि एक राशि 3 वर्ष में इतनी हो रही है, नहीं मिश्रधन है, तो छोटे वाले मिश्रधन का स्क्वायर करो और बड़े के मिश्रधन का भाग लगा दो। तो 22-30 से ये 2 बार कट गया, 22-30 से ये 3 बार कट गया। देखो आप बोलोगे सर ये कैसे काटा? अरे बेटा 2230 से 2 बार कट रहा है, 2230 से 3 बार कट रहा है। अब ये कटेगा नहीं आगे, तो उसको गुणा कर लेते हैं। तो ये हो गया 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 8889/3। चलिए 3 का भाग लगाया, 3 दूनी 6, 2 बचा 29 हो गया, 3 नाम 27, 2 बचा 3 7 21, 1 बचा 3 3 9। तो देखो 2900 है क्या? बिल्कुल 2973 है हमारे पास। तो इकलौता ऑप्शन हमारे पास ए है। यानी आपको बस लगभग नियर बाय पहुंचना होता है। एग्जाम में सिर्फ यही अप्रोच लगानी है कि आपको आंसर तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि टिक करने के नंबर है भैया, सॉल्यूशन लिखने के नंबर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 3 साझेदार पी क्यू आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। आपको कह रहा है, एक रिलेशन बोला है। वर्ष के अंत में यदि 27,500 का के लाभ में कुल लाभ में आर का हिस्सा क्या है? तो सबसे पहले रेशो निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले देखो पी का पूंजी का दुगुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। अच्छा, तो पी की पूंजी का दुगुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, ये आपको बोला है। यानी यहां से एक रिलेशन निकल गया क्या कि पी अपॉन क्यू का अनुपात आया 3/2। 2p बराबर 3q अपने पास है, तो यहां से p और q की पूंजी का अनुपात क्या आया? 3:2 हमारे पास है। आगे बोल रहा है q की पूंजी r की पूंजी के 4 गुना के बराबर है, तो यहां से q और r का रिलेशन निकालोगे तो बेटा 4/1 आ गया। क्या आ गया? 4/1 आ गया। तो आप रिलेशन देखो, p अगर हम बात करें जैसे हम पढ़ते हैं यहां पर कि मान लो r 1 है, r कितना है बेटा? 1 है, तो q कितना है? q यहां पर 4 है इसके हिसाब से। और अगर q 4 होगा बेटा तो यहां पर p क्या हो जाएगा? p यहां 6 हो जाएगा। जरा देखो समझो इस बात को भाई, इसको अगर मैं 4 बनाना है तो मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। 6/4 होगा कि नहीं होगा? तो ये आपने एक्स्ट्रा किया, तो 6 4 और r का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मुझसे पूछ रहा है r का हिस्सा, तो बेटा r का हिस्सा निकालना है, तो r को मिला 1। टोटल कितना है? 6 और 4 10 और 1 11, यानी 11 में से r को मिला 1 हिस्सा। ये है निवेश का अनुपात, और पार्टनरशिप में जो निवेश का अनुपात होता है वही हमारे प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो कितने में से? 27,500 में से। ठीक है, तो 2500 आएगा, 11 दूनी 22, 11 5 55, तो 2500 रुपए इसका प्रॉफिट हो जाएगा। किसका? ये प्रॉफिट हो गया हमारे पास आर का। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर क्या आया बच्चों? 20 का सही जवाब है। चलिए 10 क्या कह रहा है? 6 संख्याओं का औसत 3.75 है आपके पास, उनमें से 2 का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है। तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? एग्जाम में अगर मैं आपको कहूं आप इसको शॉर्टकट पे जाके करोगे, मैं आपको सिर्फ फिर कह रहा हूं कि मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं कि हमें सिर्फ टिक करने के नंबर मिलते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात है, अगर आपको शॉर्टकट बहुत अच्छे से आता है इस वाले को, जो डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट जो होता है, अगर आपको वो अच्छे से पता है तो आप इसको आसानी से कर लीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता बच्चों, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, क्या बात बोलूंगा, कि आप इसको बहुत बेसिक से कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जैसे 6 संख्याओं का औसत कितना है? 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, तो आप 6 संख्याओं का टोटल निकाल लो, तो ये 6 का टोटल है। उसमें से 2 संख्याओं का औसत कितना है? 2 संख्याओं का औसत 3.2 है, वो घटा लो, और बाकी जो अन्य 2 है उनका औसत 3.55 है। आपको ये 2 दे रखा है। तो ये जो संख्याओं का जो टोटल आया ना, ये 2 संख्याएं जो बची है ना, देखो 6 टोटल है, उसमें 2 और 2 4 निकाल दी, तो बची कितनी? 2 बची। अब वो 2 जो है उनका औसत निकालना है, तो ये उन सबका टोटल आएगा, और आपको फाइनली इसमें किसका भाग लगाना है? 2 का भाग लगाना है। ठीक है, अब आप इसको और इजी कर सकते हो। देखो 2 से इसको काटा, 3 बार कटेगा, 3 से गुणा करो, तो 3 से गुणा करोगे 225 कैरी 2, 3 या 9 और 2 11, मैंने इसको 3 से काटा इसलिए। माइनस 3.2 हमारे पास ये है, माइनस 3.55 हमारे पास ये है। ये ध्यान रखिए बस, और कुछ नहीं करना आपको। तो जरा देखो अपने पास आया 11.25, ये आ गया। ठीक है, और माइनस आगे करोगे तो इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा? 6.75, क्योंकि 20 और 55 75 होता है, तो घटाओगे तो देखो जरा कितना आएगा? 0 का 0, 12 में से 7 गया तो 5, और अगर आप देखोगे तो 4.5, क्या आया? 4.5। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी। बहुत ही बेसिक से मैंने कर लिया, यानी रटवाने का कॉन्सेप्ट नहीं है अपना,
और ये तो आपने मेरे पुराने वीडियोस को भी देखा होगा, रटनाने का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ चीजों को सिखाने का है। 11 क्या कह रहा है, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। समय काम का कॉन्सेप्ट है, तो क्या निकालेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करेंगे। देखो क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन है, तो बोला 4 जो लड़के हैं, 4 बॉयज का और 6 गर्ल्स का जो कितने दिन का काम, 10 दिन का काम जो है, वही काम हमारा 6 बॉयज और 4 गर्ल्स का 8 दिन का है। क्या कह रहा है वो, 4 लड़के और 6 लड़कियों का 10 दिन का जो काम है बच्चों, वही काम 6 लड़के और 4 लड़कियों का 8 दिन का काम है, ये बोल रहा है। तो दोनों का काम समान है, तो जब भी हम एमडीएच वाले कॉन्सेप्ट से देखते हैं तो इनका काम इतने दिन का, इनका काम इतने दिन का आपस में बराबर है। खोल लो इसको, तो 40 बॉयज प्लस 60 गर्ल्स, 48 बॉयज 32 गर्ल्स के बराबर है। ठीक है, बॉयज को इस तरफ ले लो, तो 48 में 40 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा बच्चों 8 बॉयज, और 60 में से 32 गया तो कितना बचेगा, 28 गर्ल्स। यहां से आप देखोगे एक बॉयज और एक गर्ल्स का रेशियो निकालो कार्यक्षमता का, तो 28/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28/8 हमारे हो जाएगा। काटोगे 4 से तो 7/2 हमारे पास हो गया। क्या हो गया, 7/2। इसका मतलब है कि एक आदमी नहीं, एक लड़का एक बार में 7 काम करता है, तो लड़की कितना काम करती है, 2 काम करती है। 4 से कटा, तो टोटल वर्क निकालो पहले एक बार आप। टोटल वर्क क्या आएगा बेटा, 4 बॉयज और 6 गर्ल्स 10 दिन में काम करती है। ठीक है, तो अब देखिए जरा, 4 बॉयज, एक बॉय का काम कितना है, 7 है, एक गर्ल्स का काम कितना है बेटा, 2 है। तो जहां बॉय था वहां 7 रखा, जब गर्ल्स थी वहां 2 रखा, और 10 दिन का काम। तो आप देखो सॉल्व करो उसको, तो अगर 28 और 12 40 और 400, टोटल काम कितना हुआ, 400। अब आपको ये समझना है कि काम करवाना किससे है। तो देखो करवाने वाले की बात करें तो 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो मुझे यहां पर बोल रहा है कि 4 बॉयज और 2 गर्ल्स का काम निकालो। तो 4 बॉयज, एक बॉयज का काम कितना है बेटा, एक बॉय का काम है 7, और एक गर्ल्स का काम कितना है 2, तो ये हो गया 28 और 4 32। कितना हुआ बताओ बच्चों, 32 हुआ। तो काम इतना यूनिट करना है, 400 यूनिट, और एक बार में 32 यूनिट काम हो रहा है, तो मुझे समय कितना लगेगा। तो बेटा यहाँ टाइम निकालो, तो टाइम जो आएगा बेटा वो आएगा 400/32 आप करेंगे। तो देखो आप इसको 16 से काटो, 16 से काटा 25 बार, और यहाँ पर काटा 16 से 2 बार, तो 25/2 दिन यानी 12.5 दिन। ऑप्शन ए। तो 11वें क्वेश्चन में आंसर क्या है बेटा, ए इसका सही जवाब इस क्वेश्चन में हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 12, अनुक्रम सीरीज का 21वां पद ज्ञात कीजिए। आप मेरे यूपीएससी के लेक्चर पढ़ना, बहुत सीधा सीधा तरीका बताया। 21वां पद T21, जिसको हम बोलते हैं A+20D, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी पद हो उसमें से एक कम करके डी से गुणा कर दो और प्लस ए कर दो, A+20D। अगर मुझे 12वां पद बोलता तो A+11D बोलता, 100वां पद बोलता तो A+99D बोलता। ये समांतर श्रेणी है, मुझे कैसे पता, 26 फिर 20 कम हो रहा है, 6 कम हुआ, फिर 6 कम हुआ, फिर 6 कम हुआ, रीजनिंग नहीं है मैथ से, 6 कम हो रहा है ये। तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये हमारे मैथ्स का क्वेश्चन हुआ। यहां पर आप देखोगे ए का मतलब होता है पहला पद 26, और डी यानी सार्वंतर, 26 में से 20 गया तो माइनस का 6, प्लस नहीं माइनस का 6, बस आपको यही रखना है। 26 का 26 और 20 गुणा माइनस का 6, 26 माइनस 120, और आप घटाएंगे तो माइनस का 94। क्या आया, माइनस का 94। यह आएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का बी, यानी 94 माइनस में इसका राइट आंसर हो गया है। चलिए अगला क्या कह रहा है, 13, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। हेक्टेयर मतलब जानते हो 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होता है, वैसे लिखा भी है। ठीक है, और बोला 3.2 रुपए प्रति मीटर की दर से इसके बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। यानी आपको बाड़ का मतलब होता है सर्कुलर, मतलब बाड़ तो कोई भी किसी भी जगह लगा सकते हैं, बाड़ का मतलब तारबंदी करना, यानी परिमाप में बात कर रहा है। तो क्षेत्रफल से आप क्या निकाले, त्रिज्या निकाले पहले तो पहले तो देखो इसका एरिया क्या हो गया। आप बोलोगे सर πr² बराबर हमें दे रखा है 13.86 है ना, इसको 10,000 से गुणा करेंगे। तो आप एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, आप देखो यहाँ 2 जीरो पॉइंट से कट जाएंगी, तो ये हो जाएगा अपने पास सीधा सीधा ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो r² का मान निकालेंगे, तो 1386/0 22 और ये 7 ऊपर। ठीक है, काटो इसको, इजी हो जाएगा।
22 से काटा 22 से 132, 22 3 66। तो देखो 63 किसका स्क्वायर है, चलो स्क्वायर लिख, इसको 9 लिख दो, 63 को 700 लिख दो और गुणा 7, या 700 की जगह 63 गुणा 7 तो अलग लिखा और फिर 100 का 100 लिखा और 7 का 7 लिखा। यहाँ पर आर का मान कितना हो गया, आर का मान देखो, आर का मान 9 का रूट 3 हो गया, 2 बार 7 तो 1 बार 7 हो गया और 100 का 10 हो गया। तो यहाँ पर रेडियस क्या आ गया हमारे पास, 210 हमारे पास रेडियस आ गई। क्या गई बेटा रेडियस, 210 मीटर हमारे पास रेडियस आ गई। अब मुझे चारों तरफ तारबंदी करनी है, तो मुझे परिमाप चाहिए, या परिधि इसको बोल सकते हो आप। तो 2 पाई आर 2 गुणा 22/7 गुणा 210, कट गया 30 बार, 22 दूनी 44 दिया 1320। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास आ गया मीटर परिमाप आ गया। ठीक है, अब बोला है खर्चा है 3.2 के हिसाब से, तो मुझे इस पर खर्चा पूछ रहा है, तो कॉस्ट मुझसे निकालना है। तो देखो मेरे को एक बताओ, तारबंदी हमेशा परिमाप पे होती है, तो यहां पर 1320 आपको दिया गया है और इसको आपको 3.2 से गुणा करना है। तो देखो पॉइंट से 0 तो कट गया, 32 गुणा 32 कितना होता है, 32 गुणा 32 1024, तो 24 का 24 कैरी 10, 32 और 10 42, तो 4224, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो सिर्फ सीधी कैलकुलेशन है, एग्जाम में ऐसे पूछा गया आपसे। ठीक है, बस ध्यान रखिए कैलकुलेशन आप अच्छे से करेंगे तो आंसर आपके इजीली निकल कर आएंगे। 14वां क्वेश्चन क्या है, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। क्या कह रहा है, 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान, एक वर्गाकार मैदान है तो उसके चारों ओर दौड़ने का, तो परिमाप क्या होगा, पहले परिमाप निकाल लो। परिमाप हुआ 4 गुणा भुजा, परिमाप हुआ 4 गुणा भुजा, सौ मीटर। अब स्पीड क्या है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, समय सेकंड में है, तो यहां पर जो चाल है ना बच्चों, वो आपको देखिए 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको 5/18 से गुणा करो और ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो गया 5/2 मीटर पर सेकंड। अब मुझे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 100 मीटर। तो यहां पर समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी तय करोगे, 100 मीटर सर। समय निकालना है तो चाल का 5/2 का भाग लगाया, तो 20 दूनी 40 सेकंड, 20 बार कटेगा, ऑप्शन बी। 14वें क्वेश्चन में क्या है बच्चों, 20 का सही जवाब है। 15वां ग्राफ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको कहूं ग्राफ के जो क्वेश्चन है हमेशा की तरह इजी होते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या कह रहा है, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या है। 2003 से 2004 के बीच में गिरावट, तो देखो यहां पर आप देखोगे 15 की गिरावट आ रही है, इस पर 65 पर 15/65 गुणा 100, तो 5 से काटा तो ऊपर हो जाएगा 300, नीचे हो जाएगा 13, आया ना, तो 13 दूनी 26 है ना, 4 बचा और 13 3 39, तो लगभग 23% हमारे पास ऑप्शन में है। तो गिरावट मुझसे पूछ रहा है, तो मैंने सिर्फ सीधा सा फॉर्मेट लगाया, आंसर निकाला। 16वां भी ऐसा ही क्वेश्चन है, 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है। तो देखो दोनों का औसत बराबर है तो दोनों का टोटल बराबर होगा, मैं औसत पे नहीं जाऊंगा, औसत वर्ड ही कंफ्यूज कर रहा है आपको। क्या बोल रहा है, 2005 और 6, तो 2005 और 6 में कुल मिलाकर कितना होगा, आप बोलोगे सर 125 होगा। तो औसत निकाल कर देखो एक स्टेप बढ़ाओगे, क्यों निकालना है यार, जब इन दोनों का औसत टोटल 125 है तो औसत इनका भी वही आएगा जो इनमें चारों में। 2006-7, तो 6 और 7 को अगर जोड़ोगे तो देखो 125 आ रहा है, टोटल 125 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2004 और 5 को देखो, 4 और 5 को देखोगे तो यहां पर 120 ही आ रहा है। ठीक है, अगला अगर हम देखें 2004 और 6, तो 2004 में 50, तो 2006 में 55, 105 ही आ रहा है। और 2002-2007 की बात करें, 2002 45 और 2007, तो ये लो देखो बिल्कुल यहां पर दो आपको दे दिए ऑप्शन, गलत दे दिए क्वेश्चन में, दो ऑप्शन आपको दिए। तो 2006 और 2007 में अगर आप देखोगे 55, अच्छा सॉरी 135 है ना, ये मेरी गलती है पढ़ने में, इसका 135 आया टोटल। 2004 और 5 की अगर बात करें तो उसमें 120 आ गया। 2004 और 2006 की बात करें, 2004 में 50, तो 2006 की बात करें 55, 105 आ गया और बिल्कुल ये से 125 आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, डी इसका राइट आंसर है। तो देखो ये जल्दबाजी में स्टेप्स हम गलत कर देते हैं। 2017 में क्या है, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि क्या है, 2001 की तुलना में 2008 में। तो आप देखोगे यहां से 1 में है 30, 8 में है 85, तो वृद्धि हुई 55 की। तो मेरे भाई 55 की वृद्धि किस पर हुई है, 30 पर, गुणा 100 आपको सॉल्व करना है।
ये देखो कट गया हमारे पास, तो 550 बटा 3, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 अट्ठे 8 वाला ऑप्शन कौन सा, इकलौता बी है। ऐसे रोकना है, ठीक है। 3 अट्ठे 24, एक बचेगा, 3 3 9, तो ये आ गया 33। 18वां क्वेश्चन क्या है, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। यानी इन सबका औसत निकालो और चेक करो कि कौन से में है। तो पहले एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज क्या है बच्चों, एवरेज अगर आप निकालोगे, देखो सबको जोड़ना पड़ेगा आपको, तो जोड़ोगे 5 और 5 10, 5 15 और 5 20, 20 कैरी 2, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20 और 7 27, 27 और 5 32, 32 और 8 40 और 8 48। कितने वर्ष है ये, 1 2 3 8 है, ये आ गया औसत कितना आ गया 60। तो औसत निकाला 480 बटा 8 यानी 60। तो बेटा 60 है, अब मुझसे बोला कितने का औसत उत्पादन से अधिक है। तो 60 में एक तो ये 2 3 और 4 वर्ष ऐसे हैं जिनका औसत उत्पादन से ज्यादा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 19, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप पूरा चार्ट मत देखो, आप क्या करें, आप ऑप्शन को देखो। 2001 में पहले बात करें, 2001 में क्या बोल रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हो रही है, जी हाँ वृद्धि हो रही है, ये ध्यान रखिए। 2003 में देखोगे, 2003 में कमी हो रही है, तो ये तो आंसर ही नहीं हो सकता, कमी। वो बोल रहा है प्रतिशत अधिकतम वृद्धि पूछ रहा है। अच्छा 2005 की बात करें, 2005 में भी देखो कमी हो रही है, यानी ये भी हमारे काम का नहीं है। और 2007 में अगर देखें, 2007 में 80 से 85 हुआ। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो 5 की वृद्धि हुई किस पर, 80 पर, 5 बटा यानी 1 बटा 16 हमारे पास हुआ। और 2002 में देखेंगे तो यहाँ पर 15 बटा 30, 2002 में वृद्धि, 2002 में वृद्धि हो रही है कि पिछले वर्ष की तुलना में, बिल्कुल 15 की वृद्धि हो रही है 30 पर, ठीक है। और अच्छा एक मिनट, 2007 में वृद्धि पूछा है ना पिछले वर्ष की तुलना में, तो यहां वृद्धि हुई बेटा 25 की, इसका भी ध्यान रखो, 25 बटा 55। अब एक चीज नोट करो, ये तो 1 बटा 2 है, यानी 50% की वृद्धि हुई है यहाँ पर, और यहाँ 55 का आधा 27.5 होता है, उससे कम है, तो आंसर कौन सा होगा, 2002। तो इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है आपको, कैलकुलेशन स्मार्ट तरीके से करनी है, पिछले वर्ष की तुलना में कंपैरिजन करना है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, एक दिन मैंने लाइव लिया था, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन था और बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो। एक टोकरी में सेवों की संख्या हर मिनट दुगनी हो जाती है, अभी 2 हैं तो अगले मिनट में 4 हो गए, फिर अगले मिनट में 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16 हो जाएंगे, 16 से 32 हो जाएंगे, ठीक है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेवों से भर जाती है, 1 घंटे में पूरी भर चुकी है, यानी 60 मिनट में पूरी भरी, तो टोकरी कब आधी भरी थी, कब भरी होगी आपके हिसाब से। कुछ बच्चे 30 करते हैं, वैसे ऑप्शन में 30 नहीं है, पर आपको बता दूं कि अगर 60 मिनट में पूरी भरी, 60 मिनट में पूरी भरी, पूरी मान लो, कुछ भी 100 मान लो, अगर पूरी यानी 100 मान लो, तो इसका मतलब 1 मिनट पहले क्या थी, आधी थी। भाई कैसे आधी, समझना इस बात को, अब उल्टा चलना, आधी यानी 50, तो यानी इसका मतलब 59 मिनट में अगर 50 थे, तो 60वें मिनट में 50, तो इसका हो जाएगा कितना, 100, तो डबल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 59 मिनट, इसका राइट आंसर हो गया 59 मिनट। चलिए 21वां क्वेश्चन क्या है, 108 डिवाइड बाय 36 गुणा 1/4 प्लस 2/5 गुणा 3 से 1/4, सिंपल कैलकुलेशन है। तो 108 डिवाइडेड बाय 36, 3 बार कट रहा है, गुणा 1/4 प्लस 2/5, 4 3 12 और 1 13/4, ठीक है। ये कट गया हमारे पास 2 बार, ओके, ये कट गया हमारे पास 3 बार, 3/4 तो हमारे पास एक ही बच गया, और 13/5 हमारे पास एक ही बच गया, ठीक है। 5 चौक 20, कैरी 15, मतलब लघुत्तम 15 और 52, 67/20, कुछ मिस्टेक करी है वरना गलत नहीं होगा। 108 डिवाइड बाय 3 3 हो जाएगा, 3 गुणा 1/4, 3/4 हमारा ये हो गया, 2/5 गुणा 4 3 12 और 1 13/4, जो कट गया 2 बार, अच्छा 10 है ना, 3/4 13/10, लघुत्तम 20, 5 बार, 5 3 15, 2 बार, 13 दूनी 26, 41/20, 2 से 1/20। चलिए तो 2 से ही 1/20, फिर गलती, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है,
2 से 1/20, कितनी बार 13 दूनी 26, 5 बार 13, 5 13 15, 41/20, यानी इसका मतलब टाइपिंग एरर में मिस्टेक होगी, यानी यहाँ पे 2 से ही 1/20 होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो अब देखते हैं शिफ्ट सेकंड 17 तारीख की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? गुणनफल 6812, 3528, 3179 और 4324 में इकाई अंक मुझसे पूछ रहा है। तो इकाई अंक अगर मुझसे पूछ रहा है तो इकाई अंक उठा लो। यहाँ पर 2 है, अगले पर 8 है, उससे अगले पर 9 है, उससे अगले पर 4 है। तो गुणा करना है। देखो यहाँ पर सम संख्या है तो सम संख्या का केवल ऑप्शन सी है, बाकी गुणा करके देखो। 2 × 8 16 का 6, 6 नाम 54 का 4, 4 चौक 16 का 6। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या है बच्चों? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सरल करना है 4/12 गुणा 3/2 डिवाइड बाय 4/8 -12 और +4। ये अलग से सॉल्व हो जाएगा, बट पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। डिवाइड है तो डिवाइड को सिंप्लीफाई करिए। 4/12 का 4/12, 3/2 8/4। चलिए, माइनस का 12 +4। अब देखो सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर हो गया 24, ये हो गया हमारा 96 ऊपर, नीचे भी 96 कट गया। 1 -12 +4, तो आप देखेंगे 12 में से 5 गया तो माइनस का 7, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों? ए इसका राइट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कैलकुलेशन है। चलिए, तो क्या 0.3, 0.04, 0.003। अब देखो यहाँ पर 100 है, तो 100 का 4 गुणा 100 है, तो देखो पॉइंट और 100 कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर में 4 अंक आएंगे पॉइंट में, है ना? 1 2 3 और 1 4। देखो टोटल कितने हैं हमारे पास? 6 है और 2 जीरो हमारे पास है, तो गुणा करो। 4 तिया 12, 12 और 12 144, 144 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 4 अंकों में पॉइंट लगेगा। 1 2 3 4 ये आ गया हमारे पास, तो 0.0144 ऑप्शन थर्ड में ए इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? उन जोड़ियों की संख्या के बारे में बताइए जिनका HCF 15 है और LCM 138 है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। अब एक छोटी सी बात मैं कहूं, ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। अगर आपने बेसिक चीजें सीख रखी हैं तो ही आप इसको निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते। आपको पता होना चाहिए कि जो LCM होता है ना, उसका एक फैक्टर HCF हमेशा होता है। क्या 15 जो है, 15 फैक्टर है क्या? 15 फैक्टर ऑफ 138? इज इट ट्रू और फॉल्स? तो 15 का भाग 138 में नहीं जाता, नहीं होता है, क्योंकि HCF खुद एक एलसीएम का फैक्टर होना चाहिए था। तो यहाँ पे फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ऐसी कोई जोड़ी ही पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, यानी कम से कम एक नंबर तो आपको मतलब 15 का 15 उसमें दिखता, वो है ही नहीं यहाँ पर। वो HCF हमेशा एलसीएम के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, तो 4वें क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? ए इसका राइट आंसर है। चलिए, 5 क्या कह रहा है? यदि 851 रुपए को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के रूप में बांटा गया तो पहला भाग क्या है? तो सरल करो, जैसे ये अनुपात दे रखा है 1/2, 2/3, 3/4। सरल करोगे तो 2 3 4 का लघुत्तम होता है बच्चों 12 है। इस पूरे को 12 से गुणा कर दो, तो 12 गुणा 1/2, 12 गुणा 2/3 अनुपात 12 गुणा 3/4। तो आप जरा देखेंगे तो 12 से कटा मतलब 1/2 6 बार, 4 दूनी 8 हमारे पास होगा, और ये कट गया हमारे पास 3 3 9 हमारे पास आ गया। ये सरल अनुपात हो गया इसका। और मुझसे पहला भाग पूछ रहा है बच्चों, तो मुझसे पहला भाग अगर निकालना है तो देखो पहला भाग क्या है बेटा? 6। टोटल कितना है? 6 और 8 14 और 9 23, 23 यानी ऊपर 851 आपको दिया गया है। तो 23 से काटो उसको, 851 को, 23 दिया 69। ठीक है, 69 का मतलब 16 बचा, है ना? 161। तो 23 गुणा 7 बार। चलिए, तो 6 गुणा 37 करोगे 111 यानी 222 इसका आंसर आ गया। तो ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर बी। तो 5वें में क्या है बेटा? बी इसका सिंपल क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो सरल क्वेश्चन थे, बस पेशेंस रख के करने थे। एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। 10% तो गए, उसके बाद 25% और छोड़ दिया। आप देखो फिर संख्या घटकर 2025 रह गई। तो गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है मुझे ज्ञात करनी है। बेटा 10% लोगों की मृत्यु हो गई, 10% लोगों का मृत्यु का मतलब 1/10 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया 1/4। तो अब इसको डायरेक्टली रेशो फ्रैक्शन से कर लीजिए, रेशो से कर लीजिए। यानी अगर शुरू में 10 थे, 10 में से एक गए, मर गए, तो बेटा कितने रह गए? 9। और 4 में से अगर हम बात करें एक छोड़ गए तो बच्चे कितने? 3।
तो इसका मतलब जिनकी शुरू में संख्या 40 थी, 10 गुणा 4 40, वो अब 27 ही रह गए। वो क्या रह गए बच्चों? 27 रह गए। और 27 का मान क्वेश्चन में 2025 दिया हुआ है। तो 2025 जो है मेरे बच्चों वो 27 के बराबर है और मुझे 40 का मान निकालना है। 9 से काटा 3 बार, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 5 45, 3 से काटा, काटोगे कितनी बार कटेगा? 75। तो 75 गुणा 4 300, यानी 3000 शुरुआत में जनसंख्या थी। तो मूलतः कितनी जनसंख्या थी बेटा? 3000, 3000 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का, ये विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, आपको कह रहा है। ठीक है, क्या है बेटा? विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है, ये आपको कह रहा है। अब यहां पर आपको पूछ रहा है विक्रय मूल्य प्राप्त होता है तो लाभ परसेंटेज मुझे निकालना है। तो बेटा इस बात को समझेंगे हम लोग, कैसे करेंगे जरा इस बात को समझना कि 33 मीटर कपड़ा बेचा पर विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, क्या बोला? 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब लाभ प्राप्त हो रहा है। लाभ परसेंटेज पूछा है आपसे। ठीक है, वैसे हिंदी में, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? वन गेन्स द सेलिंग प्राइस। ओके, यहां पर देखो इसका क्वेश्चन को कैसे करोगे। सबसे पहले ऐसे मान लो 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस, क्योंकि जिसका आपको लाभ हो रहा है ना उसी को मानो। विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य मानो। तो 1 मीटर का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो आप बोलोगे क्या सर? हम बोलेंगे 1 मीटर का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो यहां पर हम बोलेंगे 11 मीटर का विक्रय मूल्य क्या होगा बच्चों? 11 रुपए हो जाएगा। और 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा? 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य होगा 33 रुपए। अब जरा देखो, यहां पर मुझे लाभ हो रहा है तो इसका मतलब मैं खरीद के कम में लाया हूं कि ज्यादा में लाया हूं? तो आप बोलोगे सर मैं खरीद के कम में लाया हूं। तो 33 में से 11 का लाभ तो 22 में लाया हूं। तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 11 का, इस पर 22 पर, तो 11 बटा 22 गुणा 100, सीधा आंसर आ गया 50%। क्यों? 2 बार कटेगा, 100 बटा 2 यानी 50, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक राशि को 3 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था। सिंपल इंटरेस्ट है, 3 वर्ष है। यदि इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता, यानी 2% ब्याज दर बढ़ा दो, तो 420 रुपए अधिक प्राप्त होते। क्यों? क्योंकि 3 वर्ष में 2% आपने अधिक रखा है, तो इसका मतलब 3 वर्ष में 2% अधिक रखा तो कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? तो आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा जो इनकम है, एक्स्ट्रा जो ब्याज है वो निकाल लो। तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट क्या होगा मेरे बच्चों? एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होगा 3 वर्ष में 2% से 6% होगा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, जिसका मान 420 दिया हुआ है। तो यहां पर प्रिंसिपल कितना होगा? देखो 420 जो है बेटा 6% के बराबर है, गुणा 100, 6 का भाग लगाया तो 7000 इसका प्रिंसिपल आ गया, यानी ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर बी है। तो देखो ऐसे से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, थोड़ा सा बस पेशेंस रख के करते तो सारे के सारे क्वेश्चन सही होते, बट वो बात अलग है, री एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आप इसको प्रिपेयर करिए। PQR प्रत्येक 20,000 रुपए का निवेश करके करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यहां पर 90 गलत लिखा हुआ है। ठीक है, 5 महीने बाद P ने 5,000 रुपए निकाले, Q ने 4,000 रुपए निकाले और R ने 6,000 रुपए अतिरिक्त निवेश कर दिए। वर्ष के अंत में कुल 34,950 रुपए का लाभ हो रहा है। तो कुल लाभ दिया हुआ है। ठीक है, मुझसे क्या पूछ रहा? फाइंड द शेयर ऑफ P। तो P का लाभ निकालना है। क्या पूछ रहा है बच्चों? P का लाभ इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए मैंने क्वेश्चन पूरा कर दिया। हाँ जी, सबसे पहले P ने निवेश किया, Q ने निवेश किया, R ने निवेश किया। तो देखो 1000 है, ये भी 1000, ये भी 1000, ये भी 1000, सब में 1000 को उड़ा दो। तो मेरे हिसाब से P ने 20 रुपए निवेश किए, Q ने 20 रुपए निवेश किए और R ने 20 रुपए निवेश किए। पर यहां पर लिखा हुआ है 5 महीने बाद, तो 5 महीने तक P ने इतने निवेश किए और 5 महीने बाद P ने क्या किया? 5,000 रुपए निकाल लिए, तो 15 रुपए ही रह गए, मतलब 15,000 रह गए। और वर्ष के अंत का मतलब 7 महीने के लिए। अच्छा इसकी बात करें, Q ने भी 5 महीने के लिए 20,000 रुपए लगाए और Q ने क्या किया? 4,000 रुपए निकाल लिए, तो बेटा उसके 16,000 रुपए रह गए, तो 16,000 रुपए 7 महीने के लिए रह गए। और मैं R की बात करूं तो R ने 5 महीने के लिए 20 रुपए लगाए, 20,000 लगाए। तो देखो यहां पर जो R है ना, उस R ने 26 रुपए निवेश किए 7 महीने के लिए। इसको ध्यान रखिए, 7 महीने के लिए। अब आप जोड़ो तो 100 और 105 205, 100 और 112 212, 100 और 126 गुणा 7 करोगे, सॉरी 26 गुणा 7 करोगे 6 से 42, कैरी 2, 14 और 4 18, 182, यानी 282 हमारे पास हो गया। तो आप देखेंगे कि P का प्रॉफिट कितना आ रहा है? P का प्रॉफिट है 205 रुपए, आउट ऑफ कितना है? 5, और ये हो गया 82, 12, 94, 99, देखो 5 और 2 7 और 2 9, तो चूंकि 699,
और यहां पर दे रखा है 34,950। देखो ये 5 बार कट रहा है क्या, 9 5 45, बिल्कुल 5 बार कट रहा है, 50 बार हो गया। तो लो गुना करोगे, 205 गुना 5 करोगे तो 10,250 इसका सही आंसर हो गया। तो आंसर क्या आएगा बेटा बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर क्या है बेटा बी इसका सही जवाब हो गया। चलिए 10वां देखते हैं। 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 का औसत क्या है 59 है, तो छठवां परिणाम ज्ञात करें। अब इसमें देखो पहले 6 करोगे उस और अंतिम 6 करोगे, दोनों में छठवां स्थान आ रहा है, 2 बार आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे आप सीधा पहले 6 का टोटल निकालो, 6 गुणा 51, अंतिम 6 का टोटल निकालो 6 गुणा 59, और उसमें से आप क्या करिए 11 का टोटल निकाल दो, 11 गुणा 50 घटा दो उसके अंदर से। देखो पहले दोनों में 6 कॉमन आ रहा है, 6 गुणा 51 प्लस 59, ये तरीका कैलकुलेशन करने का बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 51 और ये जोड़ोगे तो 110, 110 गुणा 6 तो 660 माइनस 550, तो कितना है 110 आ गया। अब आप शॉर्टकट लगाओगे, इससे अच्छा तो ये कैलकुलेशन बहुत देखो कैलकुलेशन वहां भी करनी है, ऐसा नहीं कि वहां नहीं करनी, कैलकुलेशन वहां भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके वे बारी बारी से काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। दीप्तेश 9 दिन में, तुषार 12 दिन में, लघुत्तम 36, तो 4 और यहां 3। तो ये इनकी कार्यक्षमता का अनुपात, मतलब कार्यक्षमता निकल कर आ गई। दीप्तेश 4 काम कर सकता है और यहां पर तुषार 3 काम कर सकता है। दीप्तेश से स्टार्ट किया तो पहले दिन हमारे पास दीप्तेश आया, काम करके गया 4, दूसरे दिन आया तुषार काम किया 3, तीसरे दिन कौन आया दीप्तेश काम किया 4, चौथे दिन कौन आया तुषार काम किया 3। तो आप देखेंगे हर 2 दिन का काम क्या है मेरे भाई समान है। तो हर 2 दिन का काम समान है, इसका मतलब एक साइकिल मान लो इसको, एक साइकिल बराबर 2 डेज, और 4 और 3 7 काम। तो आपको सीधा सीधा 7 का भाग लगाना है किसमें 36 में, कितनी बार जाएगा 5 बार। तो आपने 5 साइकिल चलाई, बिल्कुल ठीक है, और दिन कितने लगे 5 दूनी 10 दिन लग गए, और यहां पर क्या हो गया 35 काम हो गया, 5 साइकिल चलाई ना। चलिए अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, मुझे यहां पर एक काम और करना है, और एक काम कौन करेगा, अब दीप्तेश आएगा वो करेगा। दीप्तेश की स्पीड, क्योंकि साइकिल पूरी हुई, दीप्तेश की स्पीड 4 है तो 10 दिन तो वो लग गए, 10 प्लस 1 4 दिन, 1/4 दिन और लगेंगे, तो आएगा 41/4 दिन। ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, तो आंसर बी होगा मेरे बच्चों। देख लीजिए कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे गए। वैसे ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ समझाने का हमारा तरीका होता है। देखो एपी का क्वेश्चन फिर पूछा गया आपसे, 14 10 4 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ, 14वां पद पूछ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, देखो पहला पद तो क्या है 14 है, और बच्चों डी का मान क्या है, डी का मान माइनस का 4 है। तो अगर मैं 14वां पद बोलूं तो टी 14 क्या होगा बेटा, ए प्लस 13 डी होगा। ए का मान है 14, डी का मान है माइनस का 4, तो 14 माइनस 52 तो माइनस का 38। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आया बच्चों, 20 का सही जवाब है। चलिए अगला देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या है। वो कह रहा है त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है, यहां पर 3 गुना 2 बार लिख दिया, ठीक है। यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर के प्रति 100 मीटर के अनुसार कितनी है, 300 अगर हम बात करें यहाँ पर क्या है 333.18, ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर में है। हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक ज्यादा है, इंग्लिश में सही है। तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझो खर्चा इतना है, लागत इस हिसाब से, यानी अगर हम बात करें तो अगर हम देखें 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमारा ये आ रहा है। अगर आप वैसे समझो इस बात को, टोटल हमारा कितना हो रहा है, अगर आप देखोगे तो सर हमारा टोटल जो हो रहा है वो 333.18 है। 100 मीटर स्क्वायर में कितना है, 100 मीटर का कितना 24.68, तो 24.68 और गुणा 100 ऊपर कर लीजिए, तो ये हमारे पास एरिया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा एरिया। और त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई का क्या है बेटा 3 गुना है, तो आधार फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्र का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये बात ध्यान रखिए। और यहां पर ऊंचाई, आधार जो ऊंचाई से 3 गुना है 1/2, आधार जो बी है वो ऊंचाई से यानी एच से 3 गुना है, तो 3h, ठीक है, और हट चुका है हमारे पास, कट चुका है। और यहां पर आपको देखो 331 2468 गुणा 100, 2 नीचे है, 2 से 2 काट दो,
2 से काटो 12, 34, 3 से काटा 11,106, ठीक है। 9 बार कट रहा है क्या? 12 नाम 108, 9 बार कट रहा है क्या? देखो 9 बार कट जाए तो 9 बार कट जाएगा तो इस पूरा काम खत्म हो जाएगा। 9 बार काटो उसको, देखो 9 चौक 36, कैरी 3 होती 27 और 3 30, कैरी 3, 100 बिल्कुल कट गया। तो यहाँ पर देखो एच स्क्वायर का मान हमारे पास आ गया, एच गुना एच स्क्वायर बराबर 900 आ गया। बेटा हाइट कितनी आ गई? सर हाइट आ गई 30, क्योंकि 930 का स्क्वायर है। अब आधार पूछ रहा है, आधार को मैंने क्या माना? ऊंचाई का 3 गुना माना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेस क्या है बेटा? 3 का 30 का 3 गुना, यानी 90 मीटर इसकी हाइट आ गई, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आया बच्चों? सी इसका राइट आंसर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? मिनट में पूछ रहा है। तो यहां पर सबसे पहले समय बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटा चाल। दूरी है 500 मीटर और चाल क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, 5 बटे 18 से गुणा करो, 18 ऊपर चला गया। 18 5 90, 90 सेकंड हमारे पास ये आ गए। और आप देखिए 90 सेकंड को जब मिनट में लिखेंगे तो 90 बटा 60, यानी सीधा सीधा आप देखोगे 1.5 मिनट। दो ऑप्शन एक जैसे लिख दिए, बट आप छोड़ो इसको, ये इसको जीरो कर लो, ऑप्शन सी कर लो, कर सकते हो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था? ढंग से पढ़ना सेंटेंस। किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात क्या था? न्यूनतम था, ठीक है। आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन अपने पास 2002 है। यहां पर आप देख सकते हैं आयात और निर्यात की बात करें तो सीधा सीधा रेशो ही दे रखा है आपको। 2002 की बात करें, देखो आयात निर्यात की मात्रा का अनुपात, तो 2002 में कितना है बेटा? 0.8। 2003 में कितना है? 0.3 है। 2004 में कितना है? 2004 में 1.2 है। 2005 में कितना है? 2005 में हमारे पास ये है। सबसे कम किस में? 2003 में, यानी 0.3 अनुपात हमारे पास है। 3/10 हो गया ना, तो आयात और निर्यात का अनुपात हो गया। अगला क्या कह रहा है? दिए गए वर्षों में निर्यात का, कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? तो जहां निर्यात और आयात की बात करें बेटा, तो आयात ऊपर है, निर्यात नीचे है। आयात निर्यात की बात करें, अनुपात आपके पास ये है, तो समझना इस बात को। अगर जिसका मान नीचे वाला बड़ा होगा, निर्यात आयात से अधिक होगा, तो इसका नीचे वाला मान बड़ा होगा, तो इसका मतलब 0 से 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा 1 2 3 4, 4 वर्षों में ऐसा है। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में ऐसा है। यहां गलती कर सकते हो आप। क्या है 17 क्या कह रहा है? यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना था? तो समझना इस बात को, 2002 में कंपनी का आयात 260 है, 2002 में देखोगे तो 0.8 आपको दे रखा है। 0.8 का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? 8/10। इसका मतलब यह है कि आयात जो है 260 है, तो निर्यात आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 260/8 गुणा 10, 2 से काटा 5, 2 से काटा 4, 4 से कटेगा क्या? 4 से कटेगा, देखो इसका आधा कितना? 130, 65, 65 गुना 5, 65, 130, 260, 285, 260, 325, सॉरी, आ गया ऑप्शन बी। तो कैलकुलेशन को पकड़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 2003 से 2014 तक, सॉरी 2003 से 2004 तक आयत में कितने % की वृद्धि हुई? तो आप देखेंगे इस बात को समझना एक बार, डेटा अपर्याप्त है। कारण सुनना, यहां पर रेशो दे रखा है। रेशो का मतलब है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू होती तो आप निकाल पाते। यहां पर आयत में कितने % की, पहले बताओ आयत है कितना, तो आपको यही नहीं पता कि इसमें आयत कितना है, तो आप इसमें चेंज नहीं निकाल सकते। 19 कह रहा है यदि 2004 में आयात 240 करोड़, वर्ष 2004 और 2005 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ था, तो 2005 में आयात कितना था मुझसे पूछ रहा है। इस बात को समझो एक बार कि 2004 में आयात दे रखा है। अच्छा 2004 की बात करो, 2004 में कितना रेशो? 1:2, है ना। यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशो क्या है? आयात निर्यात का 1/2, यानी 12/10 हमारे पास है। चलिए 2004 की बात कर रहा हूं मैं, और यहां देखोगे 2004 में अगर देखोगे इंपोर्ट कितना है? 240 है, तो बेटा ये 240 का 20 गुना हुआ, तो ये कितना होगा? 200 करोड़। कितना होगा? 200 करोड़ आपका एक्सपोर्ट होगा। अच्छा देखो 2004 और 5 में मिला के कितना है? 500 करोड़ है। तो अगर आप देखोगे कि 2005 में
एक्सपोर्ट क्या होगा सर, 500 में से 200 घटा दो तो 300 करोड़ होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तो 2005 में आयात कितना हुआ, तो 2005 में बताओ रेशो क्या है सर, 2005 में 2001 2 3 4 5 1.5, इसका मतलब है 15/10। यानी अगर हम देखें एक्सपोर्ट हमारे पास अगर 300 है, यानी अगर ये 300 है तो 30 गुना कर दो तो ये हो जाएगा 450, तो आएगा ऑप्शन टी। ये लो, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, आसान तरीके से करिए, डायरेक्ट कर रहे थे तो कंफ्यूज होते। चलिए 20 क्या कह रहा है, एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड बेचकर दीपावली के दिन पर शुभकामनाएं देते हैं, आपको कह रहा है इस समूह द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितने ग्रीटिंग कार्ड का उपयोग किया जाएगा। अगर मैं 8 के लोगों की बात करूं, 8 में मैं हूं तो मैं मेरे अलावा 7 लोगों को ग्रीटिंग दूंगा, तो इसका मतलब यह कि 8 लोग प्रत्येक 7 को देंगे, यहां पर 56 ग्रीटिंग कार्ड का उपयोग किया जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये 20वां क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। चलिए 21, एक आदमी 5 बेटों 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपए बांटता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है, देखो दोनों को भतीजे से अधिक मिल रहा है, तो प्रत्येक बेटे को कितना मिला आपसे पूछ रहा है। यहां पर देखो सबसे पहले नाम लिखो, भतीजा को 1 मिला, बेटी और बेटा, देखोगे प्रत्येक बेटी को भतीजे से 4 गुना मिलता है, ये लो, और प्रत्येक बेटे को भतीजे से 5 गुना मिलता है, ये आ गया अनुपात। अब अगर हम बात करें कि देखो अगर बेटे कितने मेरे पास 5 है तो कुल कितना बांटा गया, बेटा 5 रुपए मिल रहा है बेटे को, 5 बेटों को 25 रुपए मिलेंगे। बेटी कितनी है 4, 4 बेटियों की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 चौक 16 हमारे पास हो गया, और आगे देखें तो एक भतीजा, एक मतलब एक भतीजे को 1 रुपया मिलता है, 2 भतीजों को कितना मिलेगा 2 रुपए मिलेंगे, तो यहाँ पर कितना हुआ 41 तो 43, तो टोटल 43 रुपए आपने बांटे, यानी 43 यूनिट का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना समझो इस बात को 12,900। समझना इस बात को कैसे किया भाई, हमको रेशो पहले समझ में आ गया होगा, इजी है हमारे लिए, लेकिन आगे देखना रेशो को जब हमने मर्ज किया तो यहाँ पर हमने देखा कि 5 बेटों हर को 5 मिला तो 25 मिला, 4 बेटी को हर बेटी को 4 मिला तो टोटल 16 मिला, तो यहाँ पर एक बेटे भतीजे को 1 मिला, 2 भतीजे को 2 मिला, 43 यूनिट का मान 12,900 है, तो प्रत्येक बेटी को कितना मिला, प्रत्येक बेटी को 4 रुपए मिला, तो 4 यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है। तो 12,900 देखो 43 का मल्टीपल है, जी हाँ 300 गुना 4 गुना निकालो तो आएगा 1200 रुपए, सी। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर आया बेटा 1200 रुपए, इसका करेक्ट आंसर है। 18 फरवरी शिफ्ट फर्स्ट, पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, 108 डिवाइड बाय 36 गुणा 1/4 प्लस 2/5 गुणा 1/4, ये कट गया 2 बार, कट गया 3 बार, तो 3/4 तो हमारे पास ये हो गया, प्लस 1/10 हमारे पास ये हो गया, लघुत्तम दोगे तो 20 आएगा, 20 का भाग लगाया कितनी बार बेटा 5 बार, 5 दिया 15 हमारे पास हो गया, और यहां से 2 आया तो 17/20, तो बेटा आंसर क्या आया बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आया बेटा 20 का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मुझसे पूछा इसका मान ज्ञात करो। देखो इकाई अंक को निकाल सकते हो, देखो पॉइंट में देखो यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और वहां 0 है। देखो पॉइंट के बाद स्थिति में देखो सबके 4 अंक कर दो, तो पहले वाले में 0 पॉइंट मतलब 0.0610 हमने कर दिया, दूसरे वाले में 9800 कर दो, तीसरे वाले में 7034 कर दो, 6000 कर दो, 0.3000 कर दो, और उसके बाद तो उसमें है ही नहीं तो 000 लगा दो, जोड़ोगे तो लास्ट में 4 आएगा। 4 वाला ऑप्शन कौन सा, एक इकलौता ऑप्शन सी। तो ऐसे समय बचाया करो अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्या 4, 10 और 12 से प्रत्येक से विभाज्य है, मुझसे कह रहा है। तो सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो आप बोलोगे सर पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास 400 है, 900 है। देखो 400 में 12 का भाग नहीं जाता, 900 में 4 का जा रहा है, 12 का भी जा रहा है और 10 का भी जा रहा है, तो आंसर क्या होगा बी। तो ऑप्शन से करेंगे बी, तो ऑप्शन से चूज करिए इसको आप। बाकी सबसे पहले आप क्या करोगे सर, हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे किसका, 4, 10 और 12 का एलसीएम क्या आएगा 60। अब 60 का जो मतलब होता है वो होता है 12 मतलब 4 गुना 15, ये आ गया। अब यहाँ पूर्ण वर्ग बनाना तो देखो 3 का 1 कम है और 5 का भी 1 कम है, तो पूर्ण वर्ग के लिए आपको 3 और 5 से गुणा करना पड़ेगा,
भाई देखो 2 की पावर 2 स्क्वायर में तो है, पर 3 की पावर स्क्वायर में नहीं है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 को गुणा करोगे 3 की पावर 1 से और 5 की पावर 1 से, देखोगे 60 गुणा 15, तो 15 छक्की 90, यानी आंसर आएगा 900। क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर आया बेटा 900। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोला दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 9:17 के अनुपात में हो जाती है। ठीक है, और मुझसे पूरा छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो देखो सबसे पहले अनुपात क्या है अपने पास, 3:5 है, और दोनों में से 6 घटाया है, तो अनुपात 9:17 हो गया। इसको क्रॉस से भी कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया आपको, क्रॉस से भी कर सकते हो और इक्वल डिफरेंस से भी कर सकते हो। दोनों का अंतर कितना है 2, इनका अंतर कितना है बेटा, इनका अंतर 8 है, उसको आप 4 से गुणा कर दो, 4 तिया 12, 5 चौक 20, इसको मत करो गुणा, 9:17। तो अब देखोगे दोनों में 3 3 कमी कर रही है, तो यहां पर देखोगे आप कि 3 का जो अंतर है बेटा 6 के बराबर है, 3 का अंतर 6 के बराबर है। तो मुझसे छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटी संख्या कौन सी बेटा 12, 12 यूनिट का मान निकालो, 6/3 गुणा 12, तो आप देखोगे डबल, यानी 12 दूनी 24। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आया, सी इसका राइट जवाब है। 5, ए बी का 250% है, तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है, ए बी का 250% है। 250% का मतलब होता है बेटा 5/2, 250/100, 5/2। तो अगर बी 2 है तो ए कितना होगा, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 ही है। ए प्लस बी कितना होगा, ए प्लस बी होगा हमारे पास 7। अब मुझे बोल रहा है कि बी जो है, बी है 2, ए प्लस बी यानी 7 का कितना परसेंट है, 2/7 कितना होता है, 28 सही 4/7, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। संख्या 323 में है, अब बोला कोई कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 4 अभाज्य गुणनखंड, 2 अभाज्य गुणनखंड, यानी आपको गुणनखंड करके देखने हैं। तो आप भाग विधि लगाएंगे, जैसे 323, अगर आप देखेंगे तो देखो इसमें 17 का भाग जा रहा है क्या, 17 का भाग गया, 17 एकम 17, कितना बचा, आप बोलोगे सर इसमें बच रहा है अपने पास 15, 17 नाम 153, तो ये क्या है 17 गुणा 19, यानी 323 जो है 17 गुणा 19 है, इसका मतलब यहाँ पर 2 अभाज्य गुणनखंड आपको मिल रहे हैं, एक नहीं होता है अभाज्य गुणनखंड, इसलिए देखो एक को छोड़ देते हैं। मिहिर और दिप्तेश के बीच 1301 रुपए की राशि इस प्रकार बांटी है ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दिप्तेश की राशि के बराबर हो। ब्याज 4% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित किया जाता है, प्रतिवर्ष यानी हर साल, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। तो अगर देखो यहां समझो रेट क्या है, रेट है 4%, इसका मतलब 1/25 होता है। तो इसका मतलब हुआ मेरे बच्चों कि अगर आप देखेंगे तो मिहिर और दिप्तेश दोनों को लेकर देखें, तो यहां पर अगर हम देखें, सबसे पहले समझना कि मिहिर ने 25 रुपए जमा कराए, तो उसको 1 साल बाद 26 मिलेंगे, लेकिन समय कितना है, समय है 7 साल। बेटा इसका समय 7 साल है, तो पावर 7 साल कर दो, ये मैंने रेशो को ऐसे लिख दिया। इसमें देखोगे 26/25, रेट तो सेम ही है, पर समय है 9 साल। एक छोटी सी बात आपको सीखनी है, यहाँ पर क्या सीखनी है बच्चों, कि यहां पर राशि बराबर मिले, यानी मिश्रधन समान हो। तो देखोगे मिश्रधन 26 की पावर 7 या 26 की पावर 9, तो समान करने के लिए आप 26 की पावर 2 को ऊपर नीचे गुणा भाग करें। ये आपने मिश्रधन 26 की पावर 9 हो गया, इसका 26 की पावर 9 हो गया, दोनों का समान हो चुका है। तो यहां पर एक समान हो गया, मूलधन का अनुपात निकालो, तो मिहिर का प्रिंसिपल और दिप्तेश का प्रिंसिपल, देखो इसका प्रिंसिपल है 25 की पावर 7 गुणा 26 की पावर 2, ये इसका प्रिंसिपल है, और यहां पर 25 की पावर 9 इसका प्रिंसिपल है। दोनों का रेशियो निकाल लो, तो देखो काटोगे तो कट जाएगा, तो 25 की पावर 7 कट जाएगा, तो 26 की पावर 2 अनुपात 25 की पावर 2 हमारे पास रह गया, तो ये हो गया 676 अनुपात 625। अब जरा आप दोनों को जोड़ोगे ना तो 1301 आएगा, जरा देखो ढंग से एक बार। तो यहां पर देखो मिहिर का हिस्सा कितना है, 676 रुपए, तो यही इसका राइट आंसर है, ये लीजिए। तो सीआई वाले क्वेश्चन को ऐसे किया करो, बस यहाँ पे मिश्रधन, नीचे मूलधन है 25, मिश्रधन ऊपर 26, समय 7 साल से 7 पावर लगानी पड़ेगी, आपको पता है बात, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है। और यहाँ पर 26/25 की पावर 9 आगा, लेकिन दोनों का मिश्रधन समान करना है, तो वहां 7 है और यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों 9 है, तो वहां पर 2 पावर से और गुणा किया, बैलेंस कर दिया, ठीक है, और मूलधन का रेशियो निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अभिषेक, विमल और चिन्मय 3 लोग हैं एबीसी,
अभिषेक ए, विमल बी और चिन्मय सी शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना निवेश करता है। चलिए अभिषेक और विमल का मैं अलग अलग देता हूं अभी, जिससे कैलकुलेशन ध्यान रहे। 3 गुना निवेश करता है और बोला विमल चिन्मय के द्वारा निवेश किया जाएगा 2/3 निवेश करता है। तो ये अगर 3 करता है तो ये 2 करता होगा। चिन्मय अगर 3 करता है तो उसका 2/3 निवेश कर रहा है। यहां पर देखोगे इसको 2 से गुणा करो, 6:2। तो फाइनली हम देखेंगे A अनुपात B अनुपात C निवेश आ गया 6:2:3, टोटल हो गया 11। तो इसका मतलब मुझे पूछ रहा है चिन्मय का हिस्सा। तो चिन्मय का हिस्सा बताओ, तीसरा हिस्सा, टोटल कितना है 11 और दे कितना का 5500, 5 बार। तो ऑप्शन आया बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आएगा बच्चों? बी इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पे खरीदा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, 20% कम पे खरीदा होता और 12.60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। समझो, अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, 25% लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य होगा 125। अगर क्रय मूल्य 100 है, 25% लाभ से बेचा, विक्रय मूल्य होगा 125। लेकिन अगर आपने इसको 20% कम में खरीदा होता तो आप कितने में लाते? 80 में लाते। ठीक है, अभी एसएससी जीडी चल रहा है, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसको 30% का लाभ होता। बेटा 80 पर 30% का लाभ होगा तो 80 गुणा 130/100 आपको करना है, यानी विक्रय मूल्य कितना होता है? 104 रुपए होता। देखो जरा, यानी 80 पर 30% लाभ हो रहा है। तो आप देखो पहले से कितना कम में बेचा? आप बोलोगे सर 21 रुपए कम में बेचा, और 21 का मान आपको 12.60 दे रखा है। तो 12.60 अगर 21 के बराबर है तो आपको क्रय मूल्य यानी 100 का मान निकालना है। ये रहा क्रय मूल्य, पॉइंट आया, 2 जीरो कट गई है, तो 21 का भाग लगाया, 60 बार जाएगा, ऑप्शन ए आएगा। 90 में क्या आया बेटा? ए इसका सही जवाब है। 10, मोहन और श्याम 800 रुपए के लिए काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिन में कर सकता है, जबकि श्याम इसे अकेले 3 दिन में पूरा कर सकता है। और रमेश की मदद से वैसे 3 दिन में पूरा नहीं, शाम इसको 8 दिन में कर सकता है, रमेश की मदद से वैसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो शाम का हिस्सा ज्ञात करो। तो देखो तीनों का रेशियो निकाल लो। मोहन अकेला काम 6 दिन में करता है, श्याम जो काम है बेटा इसको 8 दिन में कर रहा है, पर मोहन, श्याम और रमेश तीनों मिलकर इसको काम को 3 दिन में निपटा रहे हैं। कार्यक्षमता निकालूंगा मैं, लघुत्तम 24 आएगा, 24 में 6 का भाग लगाया 4 बार, 8 का लगाया 3 बार और 3 का लगाया 8 बार। अब यहां पर अगर मैं एस यानी आर की कार्यक्षमता निकालूं तो तीनों की कार्यक्षमता 8 है, उसमें से 3 और 7 इनकी हो गई, तो बेटा इसकी कितनी बचेगी? 1 बचेगी। तो यहां पर तीनों का रेशियो क्या आ गया? इसका कार्य है 4, इसका कार्य 3, इसका कार्य 1 हमारे पास आ गया। तो शाम का हिस्सा निकलवाना है, और जरूरत ही नहीं थी आर निकालने की। तो शाम का हिस्सा कौन सा? तीसरा हिस्सा। कितने में से? 8 में से 800 उसने किए, 300 रुपए उसको मिलेंगे, काम के 300। बी इसका आंसर होगा। चलिए 15 से 15वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, 15 से 135 के बीच कितने पद हैं? यानी इसका मतलब यहां से यहां तक। ठीक है, अब यहां से यहां तक 15, देखो बीच में तो बोल नहीं सकता, क्योंकि बीच क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि 20 25 भी तो हमारे पद चल रहे हैं हमारी तरफ से। तो ये सारे के सारे कितने पद है ये पूछ रहा है। तो देखो इसको सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? लास्ट देखो अंतर कितने का चल रहा है? 5 का, तो सीधा 135 में 5 का भाग लगाओ, पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है? वैसे आप बोलोगे सर पूरा पूरा जा रहा है, तो आप बोलोगे सर 27 बार चला गया। 15 से पहले 2 पद होते हैं हमारे, कौन कौन से? 5 और 10। तो अगर हम बोलेंगे तो पद की संख्या 27 में से अगर आप 2 घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा? 25 पद बचेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आया बच्चों? सी इसका सही जवाब है। 12, एक लॉन आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। लॉन का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, तो लॉन की चौड़ाई ज्ञात करो। देखो अनुपात दे रखा है, तो लंबाई अगर 2x माने, चौड़ाई 3x माने, मैं डायरेक्ट क्यों नहीं जोड़ा, डायरेक्ट गुणा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये दोनों यूनिट में और क्षेत्रफल यूनिट स्क्वायर में जाएगा, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए x मान लो। 2x और 3x का टोटल वैल्यू किसके बराबर? 600 के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर बराबर आप देखोगे 100 बचेगा, 600/6 यानी 100, तो x का मान आ गया बेटा 10। और अगर x का मान 10 है तो मुझसे बोला चौड़ाई। अब चौड़ाई की अगर पूछ रहा है बेटा, एक बात ध्यान रखना, अब यहां पर देखो आप सोचोगे 3 गुणा 10 30, ऑप्शन में ही नहीं है, और 2 गुणा 10 करोगे तो 20, क्योंकि चौड़ाई बिल्कुल छोटी वाली वैल्यू को उसने काउंट किया है। 13,
एक साइकिल चालक 90 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। अच्छा बताओ, 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब क्या है? तो आप बोलोगे सर 120 और 30 50 150 सेकंड इसका मतलब हो गया। तो स्पीड कितनी आएगी? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 900 मीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम 150 सेकंड, तो कितना आया बेटा? 6 मीटर पर सेकंड। और आप इसको किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। काहे गुणा कर रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहा है इसलिए, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए उसको। तो 18 से 108, 108/5 करोगे 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। 13वें क्वेश्चन में क्या है बेटा? 20 का राइट आंसर हो गया है। 14वें में 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है, यानी दूसरी को कंपेयर किया है। देखो, पहली और दूसरी की अगर बात करें तो इनका रेशियो क्या है? दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी है, तो ये 1 है तो 2, ये होगी 2। और तीसरी से 2 गुनी, अगर हम बात करें दूसरी तीसरी की बात करें तो यहां पर 3 गुनी है। तीसरी से 3 गुनी है तो ये 1 है, तो ये क्या होगी बेटा? 3 होगी। अब दोनों के अंदर अगर सेकंड नंबर सेम है तो सेम करो उसको आप। या 3 है या 2 है तो इसको 3 से गुणा करो, तो 3:6। इसको 2 से गुणा करो तो 6:2। तो फाइनली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की अगर बात करें, देखो 3 है फर्स्ट में, सेकंड में 6 है, थर्ड में 2 हमारे पास। और बोला सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। टोटल कितना है? 11। इस पेपर में लगभग, अब देखो एक छोटी सी बात और, यहाँ पर तीनों संख्या को औसत दिया है 66, औसत है ना कि टोटल है। तो अगर हम देखेंगे तो तीनों संख्या यहाँ पर कितनी आई? 11 टोटल आई। औसत कितना हुआ? 11/3। इसका ये मान कितना है? 66 यूनिट आपको दे रखा है। एक का मान क्या होगा? 66/11 और 3 ऊपर चला गया। और मुझे छोटी संख्या यानी 2 का मान निकालना है, तो गुणा 2 और कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है बेटा। दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की औसत क्या है? अभी क्वेश्चन देखिए आप कितना कितना लेंदी है हमारे लिए। यानी इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में इतना बड़ा डेटा आपको दिया गया है। 2001 से 2002, 3, 4, 5 आपको डेटा दिया गया है। और इन पांचों वर्षों के अंदर आपको क्या लिखा हुआ है? बोल रहा है मुझसे, क्या बोल रहा है? मुझसे बोल रहा है कि राज्य डी के औसत, उपस्थित होने वाले औसत की संख्या क्या है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता है। जैसे देखो हम डी में 2001 में 8,9600 उपस्थित वालों की संख्या डी में, उसके बाद 8600, 9800 और 8900, इन सबको जोड़कर औसत निकालना है तो 5 का भाग लगाना पड़ेगा। 8 है और देखो 8,000, 9,000, 17,000, 17 और 8 23, 17 और 8 25, 25 और 9 25 और 9 34, 34 और 8, 34 और 8 कितना हो? 42। 42 में देखोगे 600, 600, 1200, 1200 और 800, 2000, 2000 वो 4200, 4400, तो 44,900 हमारे पास है। तो आप देखोगे 44,000, ठीक है, वापस से जोड़ लो एक बार। 8 और 9 17, 17 और 8 25, 25 और 9 34, ठीक है, 34 और 8 42, 42 और 2 44,900, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 है हमारे पास, तो चलो 5 का भाग लगा दो। 5 अठे 40, 5 नाम 45, 5 अठे 40, तो 8,980, यानी ऑप्शन सी। तो ये लोग क्वेश्चन कितना लेंदी था, मतलब लेंदी क्या, कैलकुलेटिव था, वो हमने किया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 16। 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित परसेंटेज क्या है? सभी 2003 में 5 राज्यों की बात करें, 2003 में 5 राज्य ही हमारे ये रहे। सभी की कुल संख्या में अगर हम बात करें, उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या अनुमानित पूछ रहा है हमसे, तो जोड़ोगे 2003 में 2 जीरो सब में, 2 4 6 और 6 12 और 12 और 12 और 12 24 का 4, तो आप देखोगे 24 का 4 कैरी 2, तो 7 और 2 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 17 41, ठीक है। 41,400 हमारे पास टोटल क्या है? उपस्थित है। और 900, अब जोड़ो इसको, देखो 13 और 10 23, 23 और 8 31, 31 और 9 40 और 9 49, 49, 4950, 5,000 10 बचेगा, ठीक है, 5,010। परसेंटेज पूछ रहा है, गुणा 100,
चलिए काट दीजिए इसको। अब देखो भाग एक बार जा रहा है, कंफर्म है, तो यहाँ पर बचेगा कितना 7। कैलकुलेशन देख लेना बस अच्छे से, ठीक है। तो 2 जीरो, 6 और 6 12, 6 18, 18 और 6 24 का 4 कैरी 2, और 2 जोड़ा तो देखो 8 और 2 10, 10 और 17, 17 और 7 24, 24 और 8 32, 32 और 9 41, तो 41,400, ठीक है। ऊपर देखोगे, यहाँ पर देखोगे 0 6 और 5 11 का एक हासिल एक, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 10 37 और 10 5,010, ठीक है, सही है। तो 400 का भाग एक बार जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक बार गया तो यहाँ पर बचेगा बेटा अपने पास देखोगे 86 87 810, तो बिल्कुल 11 बार, यानी लगभग जो अनुमानित आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, लगभग 12 आएगा, अनुमानित आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 क्या है? 2001 में सभी राज्यों की से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या। 2001 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या निकालें, तो देखो जोड़ोगे तो 6 और 6 12, 12 और 10 22 का 2 कैरी 2, 7 और 2 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 24 और 9 33, 33 और 8 41, 4120। 2002 में उपस्थित सभी राज्यों की उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है? तो 2002 में देखो कितने हैं? 0, 5 और 5 10 और 6 16 का 6 हासिल 1, 10 20 30, 30 और 12 42 और 9 51। तो अब देखोगे 4120 जो है बेटा 5160 का कितना परसेंट है मुझसे पूछ रहा है, कट गया। तो देखो 8 बार तो 16 8 128, 8 बार नहीं जा रहा, यानी आप देखो ढंग से एक बार देखो, 7 बार देखो, 5 8 40, 16 8 128 होता है। यहां पर क्या है बेटा, अगर आप देखोगे तो 16 8 128, यहां पर तो 120 ही है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां पर 8 बार भाग नहीं जा रहा, 7 बार जाएगा। 7 का मतलब इन दोनों में आंसर होगा, लेकिन आपको नियर बाय निकालना है। नियर बाय में आपको देखो ऑप्शन क्या जा रहा है, तो आप देखो यहां पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 41200 516, मैं डिवाइड करके बता रहा हूं 7 बार, 7 8 7 42 कैरी 4, 7 एकम 7 और 4 11 का एक हासिल 1, 35 36, तो ये आ गया 3612। तो ये 8 तो हमारे पास बच गया, ये 5 508, ये हो गया 80। अब देखो यहां पर आप देखो 9 बार लगभग जाएगा, तो 9 बार 16 में 144, 4546, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो 79 समथिंग आ रहा है। अब मुझसे पूछा तो लगभग जो है बेटा हमारे पास 80% होगा, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए तो इसको मिटा देता हूं मैं, ये तो आपको लगेगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन है बेटा, दिए गए वर्षों में उपस्थित किस वर्ष में सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का परसेंटेज सबसे अधिक है? तो 2001 3 4 और 5 सबको नहीं चेक करना। 2001 में अगर हम सी की बात करें तो देखो 750, यानी अगर हम बात करें यहां पर तो 75, अगर हम देखें दो जीरो कट गई, तो 750 बटा 12 हमारे पास हो गया, 62 हो गया किसमें? 2001 में, ठीक है, ये 2001 में। 2003 की अगर बात करें, 2003 में कितना है बेटा सी में? 860, तो ये होगा 860 बटा 76, ये 2003 में है। 2004 में बात करें, 2004 में देखो 1000 है, कितने में से? ये आएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें 2005 में, 2005 में देखोगे तो 1200, सत्तानवे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको एक एक चीज को चेक करना था और कैलकुलेशन करना है। तो देखो अगर आप देखो यहां पर सबसे पहले 6200 2 जीरो कट गई है, 86, और उसके बाद था इसमें 7600 2 जीरो कट गई है हमारे पास, 860 ही है, इसकी 2 जीरो कट गई है। तो यहाँ पर 2 जीरो कटने का मतलब क्या हो गया बेटा? 855 बटा, नहीं 2 जीरो इसकी कटेगी, इसकी नहीं कटेगी, इसकी 1 जीरो कटेगी, 1 जीरो कट गई, 1000 10,000 हो गया बटा 855 हमारे पास हो गया, और फिर 1200 बटा 97 हो गया। तो आप देखोगे इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो एक एक बार सब में जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर मुझे गैप दिख रहा है। यहाँ पर आप देखो 62 एकम 62, 13 बचा, ठीक है, 130 हो गया, तो 2 बार जा रहा है लगभग। 77 एक बार, 10 100 बचा, 11 बार समथिंग आ रहा है। यहाँ पर 855 एक बार, तो बचेगा कितना? 145, तो 145 हमारे पास बचा, 0 हो गया। 2 बार नहीं जा रहा, एक ही बार जा रहा है बीबी,
ठीक है, और इसको देखोगे 97 कम 97 कितना बचेगा, ये बचा 23। तो 230, यानी आप देखोगे 230 का मतलब आपके लगभग 2 से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर देखो 12 समथिंग आ रहा है, तो इन दोनों में आंसर एक होगा और आपको सोल्यूशन करना है। तो 62 का भाग लगाओगे किससे में, 750 में, 62 एकम 62, 13 130, 62 दूनी 124, 6 पॉइंट लगाया 0, तो यहाँ पर 12.0 आ गया। पर यहाँ पर पॉइंट लगाओगे तो देखो 1819194, ठीक है, और बचा अपने पास 223 में से 194, तो आप बोलोगे लेस करा तो कितना बचा अपने पास, बचा अपने पास 6 और 3, पॉइंट लगाया 360 हो गया। यहाँ पर लगभग 4 बार 3 बार, तो सबसे ज्यादा बार किसमें आया बेटा, सबसे ज्यादा बार आया इसमें 1200 ने डी में 2005 में। तो ये कैलकुलेशन है भैया, इसके लिए तो मैं आपको कहूंगा कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी अच्छी रखें, बाकी समझाने के लिए आपको सारा समझाना पड़ता है। देखो 5-5 क्वेश्चन पूछना। सभी वर्षों के दौरान राज्य बी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों के अनुमानित परसेंटेज पूछ रहा है। तो सबका बी का सबका टोटल करो, 7500, 9200, 8400, 9500 और 8600। तो देखो 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6 21, 16 और 6 21 नहीं 22। देखो कैलकुलेशन कितनी गलती हो रही है, कैरी 2, तो 2 जोड़ोगे यहाँ पर है ना, 2 7 और 2 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 9 35, 35 और 8 43, ये आ गया। अब हम उपस्थित उत्तीर्ण की बात करें तो उत्तीर्ण में देखो 850 है, 1850 तो ये हो गया, 1850 में 50 जोड़ा तो 19 हो गया, 1900 में 900 जोड़ा 28 हो गया, 2800 और 2800 और 3800, 3800 प्लस 3800 में अगर 9 जोड़ा तो 4750 हो गया। तो आप देखेंगे यहां पर आएगा 4750, ठीक है, क्या था वो, चलिए लगभग बताइए कितना होगा, साफ दिख रहा है 11 बार जाएगा लगभग, तो आंसर क्या आएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो अनुमानित है सब। 20वां क्वेश्चन क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है, 6 दूनी 12 माइनस 4, 12 में से अगर हम देखेंगे 12 डिवाइड बाय 4 यानी 3 होता है, 3 प्लस 2, तो यहाँ पे 12 माइनस 1 यानी 11, ऑप्शन सी। ठीक है, एक टोकरी में 12 दर्जन सेब है, 2 दर्जन बाद में जोड़े जाते हैं, 12 दर्जन है 2 दर्जन जोड़े गए 14 दर्जन हो गए, 10 दर्जन सेब खराब हो गए, सॉरी 10 सेब खराब हो गए। तो एक बात बताओ आप, हमारे पास 12 तो 14 दर्जन यानी 14 गुणा 12 यानी 168 हमारे पास सेब है, उसमें से 10 सेब खराब हो गए, शेष बचे कितने, 158, 168 माइनस 10 यानी 158, और शेष को 2 समान टोकरियों में समान रूप से वितरित किया जाना है, स्थानांतरित किया जाना है, प्रत्येक टोकरी में कितने होंगे, 158 बटे 2 79, ऑप्शन डी। 22वां क्वेश्चन, आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक खराब आम होता है, यदि प्रत्येक 4 खराब आम हुए, प्रत्येक 4 खराब आमों में से 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता, यानी 4 में से 3 को बिक्री योग्य नहीं माना गया, यानी 1 को बिक्री योग्य माना गया, और टोकरे में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है। टोकरे में देखो, एक टोकरी में क्या बोल रहा है, एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक आम खराब होता है, ये रेशो दे रखा है खराब और सही का, 30 आमों के साथ एक आम खराब होता है, 30 पे एक आम खराब, तो टोटल 29 आम हमारे सही हुए। अब बोल रहा है 12, देखो 4 में से अगर हम बात करें, यहां पर समझना कि 4 खराब हुए तो 3 को बिक्री योग्य नहीं माना गया। तो अगर आप देखोगे, देखो यहां पर समझना कि 4 और 3 का रेशो है, अगर 12 हो जाएगी 4 गुना, तो इसका मतलब 16 थे, यानी इसका मतलब है 16 आम आपके खराब थे, और 16 आम आपके बेटा खराब है, तो आपसे बोल रहे हैं 16 आम खराब है, तो आम कुल आम कितने हैं, तो आप ये बताइए कि 30 आम के साथ एक आम खराब है, तो 16 आम खराब है, तो 16 गुणा 30 कर दो सीधे सीधा, तो इसका मतलब 480 आम टोकरी में रखे गए थे, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कितने आम है, सही गलत नहीं पूछ रहा, कितने आम है पूछ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले शिफ्ट के बारे में, बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो 18 फरवरी शिफ्ट सेकंड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए,
इस तरह से उसका औसत 3 बढ़ गया। कब? 97 रन बनाने के बाद। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए, मुझसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो, अगर आपने 17वीं पारी में 97 बनाए, 3 औसत बढ़ गया, इसका मतलब यह है कि 17वीं पारी में अब तक 17 पारियों में उसका 3-3 बढ़ा, टोटल वृद्धि कितनी हुई? 51 की वृद्धि हो गई। ये कुल चेंज आया, टोटल वृद्धि हुई, जो चेंज हुआ वो हुआ 51 का। तो 16 पारी का औसत निकालेंगे, तो 16 पारी तक का औसत तो बोलोगे 97 माइनस 51, तो आप देखोगे ये हो गया हमारे पास 46। ठीक है, लेकिन 17वीं पारी के बाद औसत पूछ रहा है बच्चों, तो 17वीं पारी के बाद 46 प्लस 3 49, ऑप्शन डी है ना, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 30 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 आदमी और जुड़ गए, तो अब शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 30 आदमी 16 दिन में कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बोला उनके काम करने शुरू करने के 6 दिन बाद, यानी इसका मतलब है 30 आदमी का 10 दिन का काम बचा हुआ है। 16 दिन में काम कर सकते हैं, 6 दिन का काम हो चुका है, बचा 10 दिन का काम, और 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए, तो बेटा आदमी कितने हो गए? 45 हो गए। और 45 आदमी अगर हम बात करें यहां पर काम करेंगे तो समय कितना लगेगा? एक्स 30 गुणा 10 बटा 45, ये हो गया 2/3, यानी 20/3 दिन इसका आंसर आएगा। शेष ही पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आएगा? डी इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक विक्रेता ने 10 केले 10 रुपए में 6 केले खरीदे और उन्हें 6 रुपए में 4 केले के हिसाब से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। देखो 6 केले का कॉस्ट क्या होगा? 10 रुपए, और 4 बनाना, यानी बी का मतलब बनाना है, इसका सेलिंग प्राइस कितना है बेटा? 6 रुपए। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन हो मात्रा मूल्य वाले, आप मात्राओं को सेम कर लो। तो ऊपर 2 से गुणा करोगे, नीचे 3 से, क्योंकि 12 मात्रा हो गई। जरा देखना, तो 12 बनाना जो है बेटा वो आए 10 दूना 20 रुपए के। आपने 12 बनाना बेचे कितने बेटा? 6 18 रुपए के। तो आपको यहां पर लॉस हुआ कितने का? 2 का। 20 में खरीदा, 18 में बेचे, तो मुझे यहाँ लॉस हो रहा है बेटा 2 का, किस पर? 20 पर। 2/20 गुणा 100, यानी आप देखेंगे 10% की हानि। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आएगा बेटा? 10% की हानि आएगा। 4, कौन सी वार्षिक किस्त, ये किस्त का क्वेश्चन है भैया, कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 1260 का कर्ज उतार देगी? सबसे पहले समझो, अगर किस्त 100 रुपए होती तो 12% से पहले किस्त पर 2 साल का ब्याज मिलता, यानी 24 रुपए होता। तो वो किस्त बन के, अगर मैं किस्त आज जमा करा दूंगा तो मैंने एक तरह से 24 रुपए जमा कर दिए। अगली बार मैंने जो किस्त जमा कराई 100 रुपए की, 12% से 1 साल का ब्याज मिलेगा उस पर, तो कितने का? 24 रुपए का, 12 रुपए का, सॉरी 112 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा। तीसरी किस्त आप जमा करा रहे हो एंड में, तो 12% से एक भी ब्याज नहीं मिलेगा, तो प्रिंसिपल 100 रुपए था, मतलब किस्त का किस्त 100 रुपए था, 100 का 100 ही रहेगा। अब इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर 336 रुपए हमारे टोटल हमारे वैल्यू बन गई। अगर 100 रुपए मैं आज जमा कराता हूं तो मेरे पास 336 रुपए जमा हो जाते हैं। तो 1260 जो है बेटा 336 के बराबर है, और मुझे 100 का मान निकालना है। काटो पीटो उसको, काटो उसको, 6 से कटा, 6 पंजे, 7 से कटा, 7 से काटियो जरा, 30, 8, 3000/8, 8 तिया 24, 6 बचेगा 856, 4 में डी इसका सही जवाब है। 5, मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 रुपए का निवेश किया। कुछ महीनों बाद विवेक 57,000 के साथ उसका जुड़ गया। कुछ महीनों बाद, वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के बीच में विभाजित किया गया। तो विवेक कितने महीने बाद जुड़ा था, मुझसे पूछा विवेक कितने महीने बाद जुड़ा था, ध्यान रखना। तो सबसे पहले समझना कि मनन ने 76,000 रुपए निवेश किए 12 महीने के लिए, और अगर हम बात करें दूसरा कौन है? विवेक, विवेक ने 57,000 रुपए निवेश किए
कुछ महीने के लिए यानी x महीने के लिए, और इनका जो अनुपात है बेटा वो 2:1 हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है उतना ही करो जितना कह रहा है। के से के तो कट ही गया, 19 चौक 76, 19 तिया 57, 3 से कट गया ये 2 बार, सॉरी 4 बार, तो क्या 16 महीने ये आ गया, x महीने ये आ गया, बराबर 2:1 है, तो x का मान क्या आ गया बेटा 8 आ गया। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो। अब ये 8 महीने के लिए कितने महीने बाद व्यवसाय में जुड़ा, तो 8 महीने के लिए जुड़ा, तो कितने महीने बाद जुड़ा, तो आप बोलोगे सर तो 4 माह बाद। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब है 4 माह बाद वो जुड़ा, तो आंसर क्या आएगा बेटा, डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 8 महीने काम किया ना इसलिए। सीरीज 9, 12, 15, 18, 87 कितने पद, पिछले ही उसमें बताया मैंने, तो अंतर 3 का चल रहा है तो 3 का भाग लगा दो, तो 29 पद तो हमारे ये हो गए। और 29 के अलावा देखोगे तो 3, इससे पहले 6 और 3 2 पद नहीं है हमारे पास, तो कुल पद 29 में से 2 गया, 27 पद होंगे हमारे पास। ऑप्शन ए, तो छठे में क्या आया बेटा, ए इसका सही जवाब है। 7, दो वर्गों के परिमाप 52 और 20 है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। अंतर के बराबर है आपको बोला है, योग नहीं बोला है। तो पहले जिसका परिमाप 52 है उसकी भुजा कितनी होगी, 13, ये ध्यान रखिए। दूसरा जिसका परिमाप 20 है उसकी भुजा कितनी होगी, 5। ये कैसे बोल रहा हूं मैं, आपको पता है परिमाप जो होता है वर्ग के, परिमाप जो होता है भुजा का 4 गुना होता है, तो 4 का भाग लगा तो परिमाप में भुजा आ जाएगी। और जो नए वर्ग का क्षेत्रफल, जैसे मान लो जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स स्क्वायर, वो बराबर किसके है, 13 के स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल यानी 5 का स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा बेटा, 12 का स्क्वायर होगा। तो आप देखेंगे कि भुजा क्या होगी बेटा, तीसरे वर्ग की भुजा 12 होगी। अब कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी बात कि मैंने शॉर्ट में कैसे लिखा, मैं समझा देता हूं। और इसका परिमाप 12 चौक 48 हो जाएगा। सबसे पहले मेरे को परिमाप दे रखा है, बात ढंग से सुनना। जिसका परिमाप 52 है उसकी भुजा होगी 52/4 यानी 13, और जिसका परिमाप 20 है उसकी भुजा कितनी होगी, 20/4 यानी 5। ठीक है, ये दो वर्ग आपको दे दिए गए हैं, क्लियर है। अब आगे मुझे क्या बोल रहा है, इन वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर जो होगा वो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, अंतर क्या हुआ, तो ये ट्रिपलेट बन गया, 5 12 13। आप डायरेक्टली कर लो, 169 माइनस 25 144 होता है, 12 का स्क्वायर, तो तीसरे वर्ग की भुजा होगी 12, और भुजा 12 तो उसका परिमाप होगा 48 7वें क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई याद करो। अब जब आदमी पुल को ही पार कर रहा है, आदमी की खुद की कोई लंबाई नहीं है, तो ट्रेवल दूरी कितनी हुई, 9 किलोमीटर अपने पास है, मीटर में आपको पूछ रहा है, तो उसको 5 मिनट 18 से गुणा कर लो, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चला गया। 15 मिनट है, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये देखो पहले 9 किस में था, 9 किलोमीटर प्रति घंटे में था, और 15 किस में था, 15 मिनट में था, तो मिनट को घंटे में बदला, किलोमीटर प्रति घंटे को उसमें बदला, तो तय दूरी हमारे को निकालनी है। तो काट दो काट दो काट दो, 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 6 बार, 6 से काटा 10 बार, 25 नाप 225 यानी 2250 मीटर की दूरी तय करी है, जो कि हमारे पुल की लंबाई होगी क्वेश्चन नंबर 8 में ए। आठ 2 बार आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, टेबल दे रखी है, और टेबल है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। जनवरी से अप्रैल, जनवरी फरवरी से अप्रैल तक एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने % की वृद्धि हुई, मुझसे पूछ रहा है। जनवरी से अप्रैल तक की बात करें तो वो 85 था, एस 140 हो गया, तो 55 की वृद्धि हुई है। 55 की वृद्धि 85 पर, 5 से घटा 11, 5 से घटा 17, तो 1100/17, 17 छिंग 102, ऑप्शन 2 है 6 वाले। 102 का मतलब कितना बचेगा, 8 80 हो गया, 17 चौक 68, ऑप्शन कौन सा हुआ, डी।
अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? 10 कह रहा है जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए क्यू द्वारा, तो 80 और 120, 200 हो गया हमारे पास। और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, आर द्वारा 155 और 130, 285, तो अंतर आ गया बेटा 85 का। अंतर पूछ रहा है तो डी इसका राइट आंसर है। बस पेशेंस रखो। अगला है मार्च, अप्रैल और मई में मिलाकर टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से, चलिए मार्च, अप्रैल और मई में टी द्वारा, जोड़ो 5 और 5 10 का 0, कैरी 1 हो गया, 3 और 6 9, 6 15 का 5, कैरी 1 450। टोटल 450 उसने थे, उसमें से कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील के बने थे। तो मार्च, अप्रैल, मई में मिलाकर बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो बेटा 450 का 32% आपके माइल्ड स्टील हैं। 5 नाम 45, 5 दूनी 16, 16 नाम 144। तो आ गया बेटा बी, इसका सही जवाब है। 12, फरवरी में पी एच टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या क्या है? फरवरी में पी एस और टी औसत संख्या 200 यानी 355, औसत निकालेंगे तो 118 समथिंग आएगा, अप्रोक्सीमेट है। 13, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। मार्च में पी और आर दोनों ने कितने बेचे कुल मिलाकर? हो गया 1995, 295 हमारा एक हो गया। कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा यानी 160 और 240, 400। अनुपात क्या है? तो देखो 5 से काटा, 5 55 25, 4 5 नाम 45, ऑप्शन सी। तो 13 में आया सी। 14 में दो संख्याओं का HCF 11 है और उनका LCM 609 है। एक संख्या 77, दो संख्या ज्ञात करनी है मुझे, ठीक है। तो देखो सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल फर्स्ट इंटू सेकंड जो होता है उनके LCM इंटू HCF के गुणनफल के बराबर होता है। बेटा आप देखोगे कि LCM कितना है? LCM है 609, HCF कितना है? 11, और संख्या 77 एक है, दूसरी पूछ रहा है। 609 गुणा 11 बटा 77, 7 से काटा, 7 7 8 56, 7 49, 87, ऑप्शन डी। 14 में आया बेटा डी इसका राइट आंसर है। 15, एक धनराशि को अभय, बीना और चंदन और दिव्या ABCD पढ़ो। देखो 5 2 4 3 के अनुपात में वितरित किया जाना है। चंदन को दिव्या से 500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो भाई ए को अभय पड़ा, बी को बीना पड़ा, सी को चंदन पड़ा और डी को दिव्या पड़ा। अनुपात है 5:2 अनुपात 4 अनुपात 3। अब क्या करें? चंदन को दिव्या से 500 अधिक प्राप्त हो रहे हैं, बिल्कुल हाँ। तो बीना का हिस्सा कितना है? तो बेटा 1 यूनिट का मान आप देखेंगे 500 रुपए है। तो 2 यूनिट बीना का पूछ रहा है, तो 2 यूनिट का मान 2 गुणा 500 यानी 1000 रुपए। सिंपल क्वेश्चन है भाई। और आप SI वाले वीडियो भी देखना मेरे, उसमें भी मैंने आपको सब क्वेश्चन के आंसर सिखाए हैं। गेहूं की कीमत में 6.25% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपए में 1 किलो अधिक खरीद पाता है। क्या मतलब है? वहां मूल्य में कमी हुई तो मात्रा ज्यादा हो गई। तो बोला है प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर ज्ञात की, ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है। तो सबसे पहले 6.25% क्या होता है उसको देखो। 6.25% का तो 1/16 होता है, यानी इसका मतलब पहले प्राइस अगर 16 था तो अब प्राइस हो गया 15, यानी प्राइस जो है बेटा गिरावट आ गई प्राइस में। तो 16 से 15 हो गया, तो क्वांटिटी जो है मेरे भाई वो 15 से 16 हो गई है। तो क्वांटिटी 15 से 16 हुई तो बढ़ गई कितनी? 1, और क्वेश्चन में भी एक ही लिखी हुई है। तो इसका मतलब पहले 15 किलो खरीदते थे 135 में, तो मूल दर पूछ रहा है। तो 135 15 में 9 रुपए पर केजी प्राइस था।
जब 77 को 4 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अबे 77 है तो क्वेश्चन तो बहुत ही सरल हो गया। 77 में 4 का भाग लगाया तो बिल्कुल क्या बचता है, 1। 19 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है इसलिए। बाकी अगर पावर वाला केस होता तो पता नहीं, पावर वाला केस होगा शायद। 18, 15 प्लस 21 गुणा रूट 9, चलिए तो 15 प्लस 21 गुणा रूट 3, 9 का मतलब 3, 2 प्लस 5, देखो 5 और 3 8 में से 2 गया 6, 6 में 2 का भाग लगाया 3 बचा, तो 15 प्लस 21 गुणा 3, 63 और 15 आएगा ए। इवेल्युएट करें, कैलकुलेशन है तो प्लस वाला पद 1 2 3, 31.004, ऊपर 0 लगा दो, कैरी 1, तो 32.0074 हमारे पास क्या आ गया, ये प्लस वाला आ गया। माइनस वाला 4.98 हमारे पास है, वैसे इकाई से पता चल जाएगा, मैंने पहले भी समझाया आपको। 7.6 और 2 ये 0 वाले हैं, तो 8, 14 का 4, कैरी 1, 12 और 2 14, तो मुझे डिफरेंस निकालना है बेटा 32.0074, 14 माइनस 4800, लास्ट में 74 है, दोनों में 74 है, ये भी बड़ा चालू है। यहां पर आप देखेंगे कि 42 कुछ गलती करी है तो देखो, 9 और 8 15 का 5, ठीक है, क्योंकि 42, तो 42 दोनों में सेम है, पर आप घटाओगे इसमें से तो बचेगा कितना, एक हासिल चला गया था तो 17 बचेगा, 17.4274, ठीक है। 20, 12 प्लस 48 डिवाइड बाय 2 माइनस 20 प्लस 6 गुणा 2, तो 12 प्लस 48 में अगर भाग लगाया तो 24 बचेगा, माइनस 20, 6 दूनी 12, तो आप देखेंगे 12 और बाद 24, 48 माइनस 20 यानी 28। ऑप्शन 20 में क्या आया, ए इसका सही जवाब है। 21, एक पुस्तक में 300 पेज है, प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं, तो कुल कितने शब्द है, देखो 300 पेज है, प्रत्येक पृष्ठ में 20 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं, एक पृष्ठ पे 20 पेज है और 20 लाइन है, और लाइन में हर में 10 शब्द है, 3 दूनी 6, 4, तो आ गया हमारे पास 60,000, यानी ऑप्शन बी। तो 21वें में क्या है बच्चों, बी। तो इस तरह से ये हमने चारों शिफ्टों के जो थे सॉल्यूशन वो देख लिया आसान तरीके से, और मैं कहूंगा जब इसका री एग्जाम होगा तो उससे पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, दोस्तों तक शेयर कर देंगे, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन मैं आपको कहूं डुएबल थे, और सबसे अच्छी बात है कि स्कोरेबल थे, स्कोर निकालने लायक थे। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप हमारे प्रीवियस ईयर को आराम से पढ़िए, और किसी को लगता है कि भाई मैथ्स में वीक है तो बाकी आप हमारी ऐप पर जाकर हमारा कोर्स ले सकते हैं। हमारी ऐप का नाम है अनंत एजुकेशन। आप फिर भी चाहें कोई कॉन्टैक्ट नंबर हमारा ये है, इस नंबर पे आप संपर्क करके मुझसे बात कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे। मैं आपसे विदा चाहूंगा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।